हेलो दोस्तों, क्या हालचाल। गुड मॉर्निंग। और आज के लिए माफी, थोड़ा सा लेट हो गया मैं आने में, क्योंकि रात को बहुत लेट आया, फिर काफी लेट हो गया सोने में, तो स्केड्यूल थोड़ा बिगड़ गया था। लेकिन कल की हमारी क्लास मिस हुई थी, इसीलिए मैंने सोचा संडे वाले दिन भी थोड़ी सी पढ़ाई कर लेते हैं। आई होप आपको भी इस चीज से कोई दिक्कत नहीं होगी। सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। फटाफट से आ जाइए। आज हम करने वाले हैं, देखिए मैं पहले ही आपको बताऊंगा, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6। अगर आप कैप्शन रीड करेंगे वीडियो का तो भी मैंने यही लिखा है, सीए इंटर ऑडिट केस बेस एमसीक्यू, आईसीआई पोर्टल केस बेस एमसीक्यू। और आखिरी में अगर आप देखेंगे तो मैंने 4 to 6 लिखा है आउट ऑफ 22। उसको लिखने का मतलब ये है कि कल को फ्यूचर में आप मान लो कोई क्वेश्चन के आंसर गलत करोगे तो आपके पास रिटर्न डाउन में आपकी नोटबुक में होंगे। और आपको अगर मान लो कोई क्वेश्चन रेफर करना है वापस से वीडियो में, तो आपको वीडियो ढूंढना नहीं पड़ेगा। अगर मान लो लेट से आप क्वेश्चन नंबर 5 में गलती करते हैं तो आपको 4 to 6 की वीडियो में आना है, ड्रैग करना है और आप रेलेवेंट क्वेश्चन का आंसर देख पाएंगे। गुड मॉर्निंग बच्चों, बताओ ऑडियो वीडियो ठीक से आ रही है क्या, फटाफट से। और दूसरा मैं कि माइक चेंज करने की सोच रहा हूं, क्योंकि मैं आपकी रिकॉर्डिंग देखता हूं बाद में बेसिकली, तो मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि ये माइक का जो कंडेंसर है वो शायद खराब हो चुका है, क्योंकि आवाज में इको फील होता है या फिर आवाज थोड़ा सा जैसे फटी फटी सी आ रही है। तो आप भी मुझे बताइएगा क्या जैसा मुझे लग रहा है वैसा आपको भी लग रहा है क्या, सो दैट आई कैन इन्वेस्ट मनी ऑन ए न्यू माइक्रोफोन। तो फिर एक नया फोन लेकर आएंगे आपके लिए, जल्दी से आप मुझे बताइएगा। तो आज हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6, ठीक है। हाउ मच टाइम इट विल टेक अप्रोक्सीमेटली 40 और 45 मिनट्स। इतना टाइम तो लगेगा बेटा आप लोगों को। हाँ जी, ये रहा क्वेश्चन 4। मुझे बताइएगा क्या कंटेंट आपको अच्छे से दिखाई दे रहा है, क्या आप प्रॉपर तरीके से रीड कर पा रहे हैं। क्वेश्चन काफी लंबा चौड़ा है तो तसल्ली से रीड करेंगे और फिर आपको आंसर बताना है मुझे। जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है। आ जाओ जी, मैं ले आता हूं स्क्रीन सामने। यस, गुड मॉर्निंग सर, क्या करवाओगे इस सेशन में। निखिल भाई पहली बार आए हो क्या, निखिल मेरे बच्चे पहली बार आए हो क्या आज लाइव में। चलो जी, सभी स्टूडेंट अपनी नोटबुक में लिखेंगे जो नोटबुक आपने बनाई थी लेक्चर 1 में, सीए इंटर ऑडिट केस बेस एमसीक्यू, आईसीआई पोर्टल सीए इंटर ऑडिट केस बेस एमसीक्यू, ठीक है। चैप्टर नंबर है बेसिकली ये, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन 4 उसमें 5-6 क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन 5 उसमें 5-6 होंगे, क्वेश्चन 6 उसमें भी 5-6 होंगे। आई होप आपने लेक्चर नंबर 1, 2, 3 केस बेस एमसीक्यू के भी बना लिए हैं। कितने बच्चों ने नोटबुक बना रखी है जरा एक बार कमेंट में पहले यही बताओ, पता चले आप मेरे साथ प्रैक्टिस करते जा रहे हो और नोटबुक अभी तक आपने बनाई नहीं है, जिसमें हम ऑलरेडी आईसीआई पोर्टल के नॉर्मल एमसीक्यू कर चुके हैं। नोटबुक यस पे कमेंट करोगे तो मैं मान लूंगा कि यू हैव नोटबुक। नो पे अगर आप कमेंट करते हो तो आपको पता ही नहीं था अभी तक कि नोटबुक बनानी है। तो फिर आप, अगर आपको नहीं पता था तो आपको क्या करना है, आईसीआई नॉर्मल एमसीक्यू का लेक्चर 1 देखना। मतलब आज हमारा केस बेस एमसीक्यू का लेक्चर 2 है। ऐसे हमने नॉर्मल एमसीक्यू के 7 लेक्चर लिए, तो पहला लेक्चर देखना। स्टार्टिंग में आपको शुरू के 10-12 मिनट में नोटबुक कैसे बनानी है, क्या बनानी है, सब कुछ बताया है। 100% बच्चों ने चलो नोटबुक बना रखी है, बहुत अच्छी बात है बेटा। तो उसमें लिख लो केस बेस एमसीक्यू नंबर 4, ठीक है 4। मैं रीड करना चालू कर रहा हूं, ठीक है। हाँ जी सर करो, वाह रे वाह, मजा आ गया। 100% स्टूडेंट नहीं फिलहाल नोटबुक बना रखी है जो पोल पे कर रहे हैं मुझे रिप्लाई। चलो जी, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हम बढ़ रहे हैं आगे। चलो सर, जय श्री राम, राधे राधे बेटा। लो जी, रूप एंड कंपनी। सर स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को, हाँ जी दिख रही है। देखो, रूप एंड कंपनी, जब भी इतनी लंबी चौड़ी केस स्टडी आए ना तो आपको कुछ भी याद नहीं करना है, सिर्फ रीड करना है और कोशिश करना है पेंसिल से जो यूनिक पैराग्राफ है उसके नीचे अंडरलाइन कर देना है। देखते हैं। रूप एंड कंपनी आर दी ऑडिटर ऑफ ओंडा ग्रुप। भाई मैं इसको पता नहीं क्या पढ़ देता अभी। सर आप क्या पढ़ देते, आप इसको चलो छोड़ो। रूप एंड कंपनी आर दी ऑडिटर ऑफ ओंडा ग्रुप ऑफ होटल्स। This is the first time the firm is auditing an industry in food and beverages and it's day 1 of the audit. Day 1, पहला दिन बड़ा मुश्किल होता है। नहीं सर, दिन तो हमेशा आसान होता है। The engagement partner along with his team wants to make a thorough understanding of the entity and environment in order to identify and assess the ROMM, whether due to fraud or error. The following are some of the topic points. Identify them on day 1. चला देखते हैं डे 1 पे उनको क्या क्या मिला। कोई बात नहीं निखिल, आप ज्वाइन कीजिए। द होटल has 2 banquet halls. The documentation available for verification
of banquet hall revenue is only the invoice raised by the hotel and some mail conversation on customer inquiry and finalization of price. On audit trail, it is found that finance approval of the transaction is only after invoice is sent to them for accounting at final settlement. Final settlement पे ही की जाती है. Advance paid by the client are not vetted through finance team. एडवांस का भी फाइनेंस टीम के पास कोई डिटेल नहीं आ रहा है. The auditor suspect a weakness in this system. तो बेटा पहला पॉइंट किस चीज के ऊपर बनाया गया है? सर पहला पॉइंट बैंकेट हॉल के रिवेन्यू के ऊपर बनाया गया है. तो बस आपने बैंकेट और रिवेन्यू को पेपर में अंडरलाइन करके छोड़ देना है, ताकि नीचे अगर कोई क्वेश्चन हो तो हम वापस से अगर पैराग्राफ रीड करने की रिक्वायरमेंट हो तो कर लें, अदरवाइज नहीं. दूसरा, The auditor also find a control deficiency. तो बस यहां पे इसी को ही मार्क कर दें. Auditor also find a control deficiency in the process of procurement of stores. इन्वेंट्री के प्रोक्योरमेंट में कंट्रोल में वीकनेस नजर आ रहा है. A good receipt note is not prepared at the time of receipt of goods. गुड्स रिसीट के टाइम पे कोई गुड्स रिसीट नोट नहीं बनाया जा रहा है. ऑन इंक्वायरी, तो उसके बाद ऑडिटर ने क्या किया? इंक्वायरी की विद मैनेजमेंट. The auditor finds that there exists a system control where goods receipt note is automatically prepared and approved in the system once the quantity and price of goods is entered against specific vendor. This entry is on real time basis and system does not allow backdated entries. तो ये था आपका दूसरा, एक कंट्रोल का डिस्कशन हुआ जिसमें रिसीट ऑफ गुड्स की बात की गई और उस कंट्रोल को एक्सप्लेन किया गया. तीसरा पॉइंट, the auditor inquiry of management as to what is a risk assessment process followed by the entity for prevention and detection of ROMM due to fraud and error. ऑडिटर इंक्वायरी कर रहा है मैनेजमेंट से. किसके लिए इंक्वायरी कर रहा है? प्रोसेस जानने के लिए. किसका? रिस्क असेसमेंट का, कि भाई आप कैसे रिस्क निकालते हो, जरा ये बता दो. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. The auditor finds that there is no documented risk assessment process, और मैनेजमेंट के पास कोई भी documented risk assessment process नहीं है. अब देखो ये 3 पैरा थे, हो सकता है आपके एग्जाम में 6 पैराग्राफ आए, तो याद तो कुछ नहीं रहेगा, तो सिंपल अंडरलाइन लगाना और नीचे क्वेश्चन पे बढ़ जाना. अब हम आज का कर रहे हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं आप कर पाते हैं क्या. ये होता है आपका टाइम स्टार्ट्स नाउ. What kind of risk is portrayed in the booking of revenue with respect to banquet hall? जो banquet hall का आपने पैराग्राफ रीड किया है उसमें बताओ आपको किस तरह का रिस्क नजर आ रहा है. पहले आंसर पढ़ो, फिर जरूरत लगेगी तो पैराग्राफ रीड करेंगे. सर हमें इनहेरेंट रिस्क नजर आ रहा है, सर हमें कंट्रोल रिस्क नजर आ रहा है, सर हमें डीआर नजर आ रहा है, सर हमें ऑडिट रिस्क नजर आ रहा है. किसके रिगार्डिंग? बुकिंग ऑफ रिवेन्यू. ठीक है, आईआर, सीआर, डीआर, ऑडिट रिस्क. कौन सा रिस्क है? और ये रहा ऑडिट ऑफ रिवेन्यू जो आपका बुकिंग होल था, वो रहा ये पैराग्राफ. आपने मुझे जवाब बताना है ए, बी, सी और डी. जल्दी 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 करो, जल्दी. वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है? जो लाइव देख रहे हैं वो स्टूडेंट भी, और जो बाद में देख रहे हैं वो भी. आई होप आपको सेशन अच्छे लग रहे हो. जल्दी. बिल्कुल सही, सभी बच्चों का आंसर बिल्कुल ठीक है. सर 1 का आंसर जो है वो बी है. क्यों है? अगर किसी को ना पता हो तो भाई आपके यहां पे क्या हो रहा है, एक कंट्रोल मिसिंग है. क्या कह रहा है? द होटल हैज 2 बैंकेट हॉल. द डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल ऑफ बैंकेट हॉल रेवेन्यू इज ओनली द इनवॉइस रेज्ड बाय द होटल एंड सम मेल कन्वर्सेशन ऑन कस्टमर इंक्वायरी एंड फाइनलाइजेशन ऑफ प्राइस. ऑन ऑडिट ट्रेल, जो कंपनी का ट्रेल है, जो प्रोसेस है, इट इज फाउंड दैट फाइनेंस अप्रूवल ऑफ द ट्रांजेक्शन इज ओनली आफ्टर इनवॉइस इज सेंट टू देम फॉर द अकाउंटिंग एट फाइनल सेटलमेंट. मतलब यहाँ पे जो कंट्रोल्स होने चाहिए, जो प्रोसेस होना चाहिए, वो नहीं है, वीकनेस है. तो कंट्रोल रिस्क है भैया इस रेवेन्यू की ट्रांजेक्शन के अंदर. तो आंसर बी इज द आंसर. ठीक है जी, सभी बच्चों का बिल्कुल ठीक जवाब है. सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, सेम रिपीट है ये आईसीआई के पोर्टल पे. सेम क्वेश्चन रिपीट है तो आप इसे काट सकते हैं, तो इसे छोड़ दीजिए आप. सेम क्वेश्चन गलती से आईसीआई ने 2 बार दिया है अपने पोर्टल पे. तीसरा क्वेश्चन देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट
इन द कंटेक्स्ट ऑफ ऑडिट रिस्क, कह रहा है ऑडिट रिस्क के रिलेशन में कौन सी स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। तो पहले आंसर पढ़ेंगे, फिर अगर आपको जरूरत लगे कि हमें स्टेटमेंट ऊपर जाके पढ़नी है तो पढ़ना, अदरवाइज नहीं। तो बेटा ये जो आप वीडियो देख रहे हो ना, इससे आपकी प्रैक्टिस तो ही रही है, साथ ही साथ ये आपको ये भी बता रही है कि एग्जाम में किस तरह से आपको रीड करना है, कैसे कब आपको दोबारा जाके रीड करना है, कब नहीं करना है। चलिए जी रीड करेंगे। इनकरेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करनी है इन रिलेशन टू ऑडिट रिस्क। द मोर एक्सटेंसिव द ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म द लोअर इज द डिटेक्शन रिस्क। बेटा हिंदी नहीं बनाऊंगा मैं, ठीक है। ग्रेटर द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट द ऑडिटर बिलीव टू एग्जिस्ट, लेस इज द डिटेक्शन रिस्क दैट कैन बी एक्सेप्टेड एंड अकॉर्डिंगली more persuasive evidence is required by the auditor. Audit risk also include the risk that the auditor may express an opinion that the financial statement are materially misstated when they are actually not. आप आराम से खुद से ही पढ़ना अगर आपको मेरी ना समझ आ रही हो तो। रोमम एट द assertion level is of two kind, control risk and inherent risk. आप मुझे जवाब बताइए। सर हमें सब समझ आता है, आपसे पढ़े, हम डिटेल में पढ़े और तसल्ली से समझाया है आपने। कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? सभी बच्चों का ही जवाब बिल्कुल ठीक है सर। थर्ड का जो है आंसर सी इज द आंसर। क्या कह रहा है, मैं जो गलत है वो समझा रहा हूं। ऑडिट रिस्क ऑल्सो इंक्लूड द रिस्क दैट द ऑडिटर में एक्सप्रेस एन ओपिनियन। ऑडिट रिस्क के अंदर कह रहा है एक और रिस्क आता है, कौन सा? जहां पे ऑडिटर बोल सकता है दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर मटेरियली मिसस्टेटेड व्हेन दे आर नॉट। हम बोल दें क्लाइंट को कि आपके फाइनेंशियल तो बेकार है, जब एक्चुअली में बेकार नहीं है। तो आप एक बात बताओ, क्या ये वाली स्टेटमेंट क्लाइंट मानेगा? जब आप बोल रहे हो कि मैं आपको एडवर्स ओपिनियन दूंगा बट क्लाइंट ने तो सब सही किया है, क्लाइंट आपको थप्पड़ मार देगा, कहेगा पागल हो गए हो क्या, हमारे यहाँ कोई गलती नहीं है, कैसे बोल रहे हो तुम? आप बोलोगे यार हमें 2 गलतियां मिली, ठीक है ठीक कर देते हैं हम, गलती हो गई यार। आप इंटेंशनल और अनइंटेंशनल मिस्टेक में फर्क नहीं समझते हो, तो आप वो ठीक कर देगा। तो इसका मतलब दिस सिचुएशन इज नॉट कवर्ड इन ऑडिट रिस्क। इसकी वजह से हमारा टाइम जरूर एक्स्ट्रा लग सकता है, बाकी सारी बातें इसकी ठीक है। तो सी इज द आंसर। लो जी फोर्थ देखिए, तो अपने को ऊपर जाने की जरूरत नहीं पड़ी, नीचे से ही काम हो गया। इन केस ऑफ प्रोक्योरमेंट ऑफ स्टोर्स, ठीक है, जो आप इन्वेंट्री प्रोक्योर कर रहे थे, द ऑडिटर हैज टेस्टेड मोर देन वन कंट्रोल फॉर द सेम अजर्शन। इन द गिवन केस व्हाट शुड बी हिज रिलायंस ऑन द कंट्रोल। अच्छा मैं आपसे पूछ रहा हूं, पहले ऊपर जाएं या नीचे ही रहें? लो जी, अब अपने को आंसर मतलब पहले आंसर रीड करने चाहिए या ऊपर जाएं, बताओ। मैं आपसे पोल पे पूछ रहा हूं, क्या आपको ऊपर जाके पहले केस स्टडी रीड करनी है प्रोक्योरमेंट ऑफ स्टोर के रिगार्डिंग, या पहले आंसर रीड करोगे? जल्दी, मैं आंसर रीड करूंगा बाकी आप दो। सिंस कॉम्पनसेटिंग कंट्रोल आर आइडेंटिफाइड, इफ टेस्टेड एंड इवेल्युएटेड टू बी इफेक्टिव, द ऑडिटर कैन रिलाई ऑन द कंट्रोल। Even though compensating control are there, since one control is ineffective, the auditor should not rely on control for this assertion and should perform extensive procedure. Documentation in electronic medium cannot be accepted, hence he cannot rely only on system control. Even though compensating control are there, since one control is ineffective, the auditor should not rely on control for the assertion as well as associated assertion. बेटा क्वेश्चन 4 का आंसर देंगे सभी स्टूडेंट। क्वेश्चन 4 का जो आंसर है पंकज का मेरे पास आ गया है, राधिका जिंदल का आ गया है, आयुष दीक्षित का आ गया है, बी रमन कुमार का भी आ गया है। आंसर इज ए। आई होप सभी बच्चों को पता है कि कॉम्पनसेटिंग कंट्रोल क्या होता है। क्लास में बहुत डिटेल चर्चा मैंने इस पर की है। अगर आपका कोई एक कंट्रोल रेलेवेंट कंट्रोल फेल हो जाता है तो उस केस में हम ये नहीं बोलते कि कंट्रोल फेल हो गया। उस केस में ऑडिटर मैनेजमेंट से डिस्कस करता है एंड आइडेंटिफाई करता है क्या कोई ऑल्टरनेटिव कंट्रोल, क्या कोई कॉम्पनसेटिंग कंट्रोल अवेलेबल है। अगर हाँ उसे लगता है वो कंट्रोल रेलेवेंट है और अवेलेबल है तो फिर वो उस कंट्रोल को टेस्ट करता है और इवेल्युएट करता है, और अगर वो इफेक्टिव आ जाता है तो उस केस में हम कंट्रोल रिलायंस स्ट्रेटेजी को फॉलो कर सकते हैं। तो आंसर यहाँ पे क्या आएगा? ए आएगा। तो हमें केस स्टडी रीड करने की जरूरत नहीं पड़ी। फिफ्थ देखिएगा, तो बेटा टाइम सेविंग कैसे करना है ये भी आना चाहिए। फिफ्थ, इन द कंटेक्स्ट ऑफ ऐसे 315 विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। आप रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर लगाते हो, रैप लगाते हो टू आइडेंटिफाई द रोमम एंटिटी और एनवायरमेंट को समझते हुए, तो बताओ कौन सा नहीं है रैप? इंक्वायरी ऑफ मैनेजमेंट, एपी, ऑब्जर्वेशन, एक्सटर्नल कंफर्मेशन। बहुत आसान क्वेश्चन है, फटाफट से जवाब दीजिए। क्लास 1 बताओ,
राधिका जिंदल का जवाब आ गया है, आयुष दीक्षित का जवाब आ गया है, सभी बच्चों का आ गया है सर। फिफ्थ का आंसर जो है वो डी है। एक्सटर्नल कंफर्मेशन जो है सर वो हमारे एग्जिस्टेंस अजर्शन और बाकी अजर्शन के लिए भी लगाई जा सकती है। तो ये हमारा जो है ये सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर है। ये क्या है? ये सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर है, ना कि रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग के टाइम पे हम कंफर्मेशन नहीं लेते हैं। वेरी राइट। तो फिफ्थ का जो है डी इज द आंसर। सिक्स्थ देखिए बेटा, सिक्स्थ देखिए, व्हाट शुड बी द कोर्स ऑफ एक्शन ऑफ ऑडिटर फॉर द एंटिटी नॉट हैविंग ए डॉक्यूमेंटेड रिस्क असेसमेंट प्रोसेस। एंटिटी के पास डॉक्यूमेंटेड रिस्क असेसमेंट प्रोसेस नहीं है, तो एंटिटी ऑडिटर क्या करेगा? ठीक है, ऑडिटर क्या करेगा? डॉक्यूमेंटेड रिस्क असेसमेंट नहीं है हमारे पास। नंबर 1, द ऑडिटर शुड ऑब्टेन मैनेजमेंट रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ऑन हाउ रिस्क आर आइडेंटिफाइड। हम केस स्टडी पे गए नहीं अभी तक दोबारा, जबकि हमें कुछ भी याद नहीं, ऊपर क्या लिखा था बस एक बार रीड करके आए हैं। द ऑडिटर शैल डिस्कस विद मैनेजमेंट ऑन हाउ रिस्क आर आइडेंटिफाई, एड्रेस एंड डिटरमाइन whether the absence is appropriate in the circumstance or whether it represent a significant deficiency in internal control. C, स्क्रीन कहां चली गई? आ गई। C, the auditor should advise the management to document the same immediately and accordingly opinion on the same in his audit report too. D, the auditor shall discuss with management on how risks are identified by the system and place reliance on the same as documentation in the context is immaterial. बेटा आंसर देंगे क्वेश्चन नंबर 6। 6 का सभी स्टूडेंट मेरे को आंसर देंगे। जल्दी से, और वीडियो लाइक कर दो यारो। जितने भी स्टूडेंट लाइव देख रहे हैं, अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया है। रिकॉर्डिंग वाले तो फटाफट कर देते हैं आते ही। सर ऊपर लेकर जाओ, ले चलते। वैसे पता है क्वेश्चन में ही बता रहा है कि भैया एंटिटी ने डॉक्यूमेंट नहीं किया रिस्क असेसमेंट प्रोसेस, तो आप क्या करोगे? तो ऊपर जाने की जरूरत ही क्यों है? मैं कह रहा हूँ केस स्टडी छोड़ो, अगर कोई क्लाइंट अपना डॉक्यूमेंट ना करे प्रोसेस को, तो आप क्या करोगे? लेकिन आपको लेके चलना है, ऊपर चलो। कहीं ऊपर कुछ है, मेरे को तो पता भी नहीं। हाँ ये रह लो तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट वैसे जरूरत नहीं थी मेरे बच्चे, आप ले आए हो, मैं आ गया हूँ। आप ऊपर बोलोगे ऊपर, आगे बोलोगे आगे, जहाँ बोलोगे, लेकिन जरूरत नहीं थी। सिंपल क्वेश्चन में ही बता दिया ना, क्वेश्चन ने कॉम्प्लिकेट किया ही नहीं। क्वेश्चन साफ साफ बोल रहा है कि आपका जो प्रोसेस है वो डॉक्यूमेंटेड नहीं है। ठीक है, तो क्या आएगा भाई? हम बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। हम उस केस में सबसे पहले मैनेजमेंट से डिस्कस करेंगे और देखेंगे भाई कैसे आप रिस्क आइडेंटिफाई करते हो, एड्रेस करते हो, और अगर हमें कोई अब्सेंस अप्रोप्रिएट लगता है, वैसे ज़्यादातर केस में तो नहीं लगेगा, तो उस केस में हम क्या करेंगे? देखेंगे एक सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी है या नहीं। ठीक है बेटा, तो बी इज दी आंसर। इसमें ऊपर जाने की जरूरत थी नहीं। अच्छा अच्छा, क्वेश्चन देखने थे आपको, क्वेश्चन देखना था। वेरी सॉरी अबाउट दैट। लो जी, तो सभी स्टूडेंट बताएंगे एक क्वेश्चन रिपीट था, 5 मतलब इंटू 2 10 मार्क्स में से आपके कितने नंबर आए? सभी स्टूडेंट मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे फटाफट से। ठीक है, अब हम चलते हैं अगली केस स्टडी। इसको टाइम कितना लगा मैं वो भी बता देता हूँ। अभी 19 मिनट हुए हैं मेरी घड़ी में सामने जो चल रही है। 4 मिनट हमने स्टार्ट में लगाया, इसका मतलब हमने एक केस बेस एमसीक्यू को करने में 15 मिनट लगाए, जिसके अंदर मेरा बहुत सारा ढेर सारा डिस्कशन इन्वॉल्व था, जो कि आपको करने की जरूरत नहीं है। तो अगर मैं बताऊं तो आप इसको आराम से 10 से 11 मिनट में कर लेंगे जब आप सेल्फ करेंगे, क्योंकि आपने रीड करना है, क्वेश्चन पढ़ना है। तो 15 मिनट की एवरेज मिल रही है। सर एग्जाम में अगर मेरे को 15 लगेंगे तो भी बहुत है बेटा, 15 मिनट डिजर्व करते हो आप। क्यों? क्योंकि एक नंबर पे आप 1.5 मिनट लगा सकते हो, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, 100 नंबर पे आप 1.5 मिनट लगा लो, आखिरी में रीडिंग टाइम एक्स्ट्रा मिलेगा आपको। तो ऐसी जगह अगर मेरा मान लो केस बेस एमसीक्यू 15 मिनट के थे ये, तो 1.5 मिनट के हिसाब से आप 15 मिनट आराम से लगा सकते हो। लेकिन फिर भी हमने 10-12 मिनट की हमारी एवरेज आएगी एग्जाम तक। ठीक है, सपनदीप कौर के 10 आउट ऑफ 10 है, राधिका के 10 आउट ऑफ 10 है, काफ़ी बच्चों के 10 आउट ऑफ 10 है। आरुषि, सृष्टि, विनय अग्रवाल, हाफ सीए, बी रमन, परम, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। जिनके 8 भी है ना, वो भी देखो कि मेरा एक क्वेश्चन क्यों गलत हुआ, और जिनके 6 हैं मतलब उनको तो थोड़ी मेहनत करने की एक्चुअल में ज़रूरत है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखना कितना लंबा छोड़ा है।
अब इसको याद करने बैठेंगे तो लग जाएगी, तो इसको कैसे मार्क करना है, क्या की पॉइंट मार्क करना है वो देखना है बस हमें, और याद कुछ नहीं करना। और जैसे लंबी चौड़ी केस स्टडी आ जाए ना तो बोलना ऐसी है, क्या डरा रहा है यार, कुछ नहीं है, ठीक है। लो जी, अभी गाली निकल जाती मेरे मुंह से। लो जी लो, धानुष, जितने भी बच्चे नए ज्वाइन किए वो ध्यान से पढ़ेंगे। धानुष ए सीए स्टूडेंट अंडरगोइंग आर्टिकल, सर धानुष नहीं चूजा लिखो ना यार, ठीक है। धानुष ए सीए स्टूडेंट अंडरगोइंग आर्टिकल इज ए पार्ट ऑफ एन एंगेजमेंट टीम कंडक्टिंग ऑडिट ऑफ टेस्ट एंटरप्राइज प्राइवेट लिमिटेड. The company is engaged in the business of conducting aptitude and language tests every fortnight at center spread all over major cities of country for Indian students desirous for apply in the foreign universities. It is also sells books containing model test papers for the benefit of student. तो पहले पैराग्राफ में बता रहा है कि भैया एक टेस्ट एंटरप्राइज लिमिटेड है, वो अलग अलग लोकेशन पे टेस्ट लेती है, बिजनेस के बारे में बता रहा है। आगे बढ़ो, तो अपने को कोई भी अंडरलाइन करने की जरूरत नहीं है। दूसरा, यार आप बोलो तो मैं फुल स्क्रीन पे रखूँ टेस्ट, ये स्क्रीन अच्छे से बड़ा, अगर आपको देखो ये जिसमें मेरी फेस आ रही है ये वाली स्क्रीन ठीक है, या यू वॉन्ट लाइक दिस, यू वॉन्ट लाइक दिस ड्यूरिंग रीडिंग, जैसा आप बोलो, मैं रीड कर रहा हूँ तब तक आगे। फुल स्क्रीन और विद फेस। द कंपनी हैज सब्सटेंशियल नंबर ऑफ कंप्यूटर एट ईच सेंटर टू एनेबल, सर जैसे हमें एग्जाम में मार्क करना है ना वैसे मार्क करो आप, ठीक है। द कंप्यूटर हैज सब्सटेंशियल नंबर ऑफ कंप्यूटर at each center to enable seamless experience for student appearing for standardization, aptitude and language test. The company has acquired a new identifiable software involving substantial expenditure for conducting tests during the year, which is expected to drive company revenue in coming years. At the time of taking a test, a CD containing software is run in each system for enabling students to take test. कॉस्ट ऑफ सीडी विदाउट सॉफ्टवेयर इज नॉमिनल। इस तरह से आपको एग्जाम में मार्क करना है ताकि आपको पता चल जाए एक नया सॉफ्टवेयर लिया है, सॉफ्टवेयर को डालने के लिए सीडी लगती है, सीडी की जो कॉस्ट है वो नॉमिनल है, ये आपने मार्क कर लेना है। चलो जी, फुल स्क्रीन। लो जी आगे पढ़ो, लो जी आगे पढ़ो, याद कुछ नहीं करना, बस मार्क करते हुए चलो। सर पेपर में लिखना अलाउड नहीं होता, अरे पेंसिल से लिख लेना, बाद में मिटा देना, कोई दिक्कत नहीं है। द रिवेन्यू ऑफ स्टूडेंट, सर आप मरवाओगे में, वो आप तुम देख लो। द रिवेन्यू ऑफ कंपनी ड्यूरिंग द ईयर 23-24 वॉज 50 करोड़। रिवेन्यू कितना है? 50 करोड़। 45 करोड़ फ्रॉम फी चार्ज फ्रॉम स्टूडेंट एंड 5 करोड़ फ्रॉम सेल ऑफ बुक। 50 करोड़ का रिवेन्यू है भैया, 45 करोड़ फीस से है, 5 करोड़ बुक से है, बुक सेल से। बिसाइड्स कंपनी हैज ऑल्सो रिसीव्ड 10 लाख एज इंटरेस्ट ऑन सर्टेन इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग द ईयर. The company has a history of profitable operation. During the course of audit, it is noticed by Dhanush that computer from significant chunk of PPE item in the financial statement of a company. ठीक है जी। The company has taken useful life of the computer consisting of desktop for 3 years. कंपनी ने कितनी साल की लाइफ ली है? 3 साल। However, depreciation charge on computer in financial statement of a company is higher than depreciation allowable under income tax act. कह रहे कंपनी ने बुक्स ऑफ अकाउंट में डेप्रिसिएशन ज्यादा लिया है एज कंपेयर टू व्हाट इज अलाउड इन इनकम टैक्स एक्ट, मतलब इनकम टैक्स में कम अलाउड है, कंपनी ने ज्यादा डेप्रिसिएशन ले लिया, ठीक है। इट रिजल्ट इन लोअर अकाउंटिंग इनकम एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ कंपनी एज कंपेयर विद टैक्सेबल इनकम अंडर इनकम टैक्स एक्ट। सिंस मैंने बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर ज्यादा क्या ले लिया? डेप्रिसिएशन ले लिया, तो ज्यादा डेप्रिसिएशन लेने की वजह से, बेटा ये अकाउंट का क्वेश्चन है, मेरी इनकम जो है बुक्स ऑफ अकाउंट में कम हो गई। आपने डेप्रिसिएशन ज्यादा डाल दिया, बुक्स ऑफ अकाउंट में इनकम कम हो गई एज कंपेयर टू माय इनकम टैक्स वाली इनकम। इनकम टैक्स के अंदर तो डेप्रिसिएशन उतना ही मिलेगा जितना इनकम टैक्स में अलाउड है, लेकिन बुक्स ऑफ अकाउंट में मैंने डेप्रिसिएशन ज्यादा डाल दिया कंप्यूटर पे, इसलिए मेरी इनकम कम हो गई। ठीक है जी, बात समझ आई? हाँ जी समझ आ गई। आगे चलो, ये काफ़ी अच्छा था। तो इस पे ना 2 चीज़ें कवर हो गई, एक तो इनकम की, तो आप ऐसे पेंसिल से लिख भी सकते हो। सर हम पेंसिल से ऐसा भी तो कर सकते हैं, एक और एडवाइस कपिल सर हम आपको देते हैं, हमारे पास आंसर शीट होगी, वहाँ हम लिख लेंगे पैरा नंबर 2, ऐसे हम मार्क नहीं करेंगे, यहाँ पे मार्क करेंगे, कोई हमें पकड़ लेगा मारेगा। हम पैरा 2 लिखेंगे हमारी आंसर शीट में, और वहाँ पे 2 बातें लिख लेंगे। क्या क्या सर? एक इसमें बात हुई है इनकम की, ठीक है, दूसरी बात हुई है सर इसमें डेप्रिसिएशन की, तो हम ऐसे लिख लेंगे, फिर हम देख लेंगे नीचे क्वेश्चन किस पे है, फिर हम रेलेवेंट पैरा में आ जाएंगे। तो पैरा 1 भी बताओ फिर किस पे आया था? बेटा ये स्ट्रेटेजी समझना बहुत जरूरी है, एग्जाम में टाइम तभी बचेगा। सर स्ट्रेटेजी पॉइंट नंबर 1 के अंदर बात हुई थी सॉफ्टवेयर की और सीडी की, ठीक है।
तो ऐसे मार्क कर लो, ठीक है। हाँ जी, ये भी एक तरीका ठीक है। ये AS बताओ अगर किसी को आता हो तो कौन सा AS है? ये AS 22 है, बहुत बढ़िया। अच्छा एक और बात बताओ, जब तुम अकाउंट की बातें बता ही रहे हो तो डेप्रिसिएशन किस शेड्यूल में आता है? डेप्रिसिएशन किस शेड्यूल में आता है? शेड्यूल 3 के अंदर आता है या शेड्यूल 2 में आता है? डेप्रिसिएशन किस में आता है? शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट और 2, ये और बताओ। लो जी, इसमें ऑडिट का कोई लेना देना नहीं है, ये अकाउंट का क्वेश्चन है। AS2, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया बेटा। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट, अब आगे पढ़ रहे हैं तीसरा पैराग्राफ। ये क्वेश्चन मेरे को बहुत बढ़िया लगा, इसको बोलेंगे आई लव यू। आई लव यू बोल दो इस क्वेश्चन को। और यही क्वेश्चन पेपर में आया था ना, पेपर टफ आ गया मम्मी, मैं फेल हो जाऊंगा आज। आसान होता है, उस टाइम पे क्या होता है ना, माइंडसेट हजम नहीं कर पाता इस तरह के लंबे लंबे क्वेश्चन। During the course of audit, auditor noticed that cost of CD along with software cost is treated as an intangible asset by the company. ये भी अकाउंट का क्वेश्चन है। It is also part of responsibility. It is also part of his responsibility to verify PPE register in accordance with the audit program. On pursuing details of PPE register, auditor find that some computer have moved from one center to another center to meet business requirement. दो बातें स्टार्ट हो गई। पहले की हमने सीडी की कॉस्ट को इंटेंजिबल में ही डाल दिया। दूसरी यहां से कह रहा है कि कुछ कंप्यूटर एक सेंटर से दूसरे सेंटर पे गए हैं, ठीक है जी। मैनी कंप्यूटर वर डिस्पोज्ड और स्क्रैप इन अर्लियर ईयर, और कुछ कंप्यूटर को डिस्पोज और स्क्रैप किया है। हाँ बेबो, प्रॉपर डिटेल इन रिलेशन टू मूवमेंट एंड डिस्पोजल स्क्रैपिंग हैव नॉट बीन एंटर्ड इन पीपीई रजिस्टर। जो आपने भेजा एक सेंटर से दूसरे सेंटर पे और जो स्क्रैप किया उसकी प्रॉपर डिटेल आपने पीपीई के रजिस्टर में नहीं डाली। व्हेन दीज आइटम वर फिजिकली वेरीफाइड बाय मैनेजमेंट ड्यूरिंग द ईयर, इट हैज रिजल्टिंग इन मटेरियल डिस्क्रिपेंसी, और इसमें डिस्क्रिपेंसी मिली। द मैनेजमेंट हैज प्रॉपरली डेल्ट विद सच डिस्क्रिपेंसी इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, और मैनेजमेंट ने इन डिस्क्रिपेंसी को सही से देख लिया है। सर सेम क्वेश्चन एमटीपी में है, सितंबर में वाली में बेटा तुषार, सेम क्वेश्चन एग्जाम में भी है? हाँ, अगर आपने सीए कपिल गोयल की सारी वीडियो लगा ली आखिरी तक एग्जाम तक, तो आप 90+ के कैंडिडेट हो गए हो, और फेल तो भगवान कृष्ण भी आपको कर ही नहीं सकते अगर आपने मेरी सारी कही हुई बातें मान ली तो। ठीक है, कोई नहीं कर सकता फेल। ठीक है, आईसीए को पेपर बना के कौन देगा? तुम्हारा भाई देगा यार, टेंशन क्यों ले रहे हो? आईसीए को पेपर हम बना के देंगे। लो भाई ये पेपर लो। सर आप क्यों देख रहे हो अपनी भाई से? बेटा जिम नहीं की है 4-5 दिन से, खुद को गंदा लग रहा है। मेरा घूमने का, कहीं बाहर जाने का भी मन नहीं करता आजकल। जैसे कि मैं 3 दिन के लिए मंदिर गया, चलो वो तो मंदिर था, लेकिन अब मेरा कहीं जाने का मन नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 1, कंसीडरिंग डिस्क्रिप्शन प्रोवाइडेड इन केस सिनेरियो रिगार्डिंग अकाउंटिंग इनकम एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट एंड टैक्सेबल इनकम अंडर इनकम टैक्स लॉ, चूज एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो दो तो देखो मैं आंसर आपके लिए गलत कर देता हूं, AS29 ए और बी में से बताओ कौन सा आंसर है। ये है AS22 का क्वेश्चन। देखते हैं कितने बच्चों, ये पूरा अकाउंट का क्वेश्चन है, देखते हैं कितने बच्चों को अकाउंट्स की नॉलेज है। बताओ भाई क्या आएगा, आंसर बताओ। और थोड़ा दिमाग लगा, केस स्टडी पढ़नी है, केस स्टडी पढ़नी है दोबारा। अगर किसी को पढ़नी है तो भाई पढ़ लो। कहां पे है ये AS22 वाला पैराग्राफ? ये रहा। वैसे तो खुद को आइडेंटिफाई करना है आपको कौन सा पैराग्राफ है, पेपर में मैं नहीं करूंगा आपके लिए। अच्छा पहले सर आंसर पढ़ो फिर केस स्टडी पढ़ेंगे, आपने ये भी तो सिखाया है, पहले आंसर पढ़ लो। आंसर कहता है टू वेरीफाई DTL, और यहां पे DTA। ए में बोल रहा है DTL और बी में बोल रहा है DTA, ठीक है, एज पर AS22। अब आपने सिर्फ ये बताना है इस केस में DTA बनेगा DTL बनेगा, ठीक है, इस केस में DTA बनेगा DTL बनेगा। अब देखो जिनको कंसेप्ट आता है ना वो तो सही जवाब ऑलरेडी लिख चुके हैं कि इस केस में सर DTA बनेगा, डेफर्ड टैक्स एसेट बनेगा। लेकिन DTA बनेगा मतलब ऑप्शन इज 2 इज द राइट आंसर। अब जो बच्चे DTL बोल रहे हैं उनको मतलब कंसेप्ट में दिक्कत है, तो अपन समझा देते हैं। हालांकि मेरा पार्ट नहीं है अकाउंट्स पढ़ाना, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। क्वेश्चन याद है ना सर? क्वेश्चन याद है, आप समझाओ। और अगर अच्छे से समझ आ जाए, जिनको नहीं आता था वो वीडियो लाइक करके कमेंट सेक्शन में आई लव यू फॉर AS22 लिख देना। क्या लिखोगे? आई लव यू फॉर AS22, और वो भी कमेंट सेक्शन में, जो बाद में देख रहे हैं और जो लाइव देख रहे हैं। समझो बेटा, क्वेश्चन क्या कहता है कि कंपनी ने बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर डेप्रीशिएशन, सर आप अकाउंट्स कब से पढ़ाना चालू करोगे? नहीं करेंगे भैया,
डेप्रिसिएशन बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं अकाउंट पढ़ाने वाले, ठीक है। अगर ऑडिट के भी बहुत अच्छे टीचर्स होते मेरी नॉलेज में तो फिर मैं ऑडिट भी पढ़ाने नहीं आता। बुक्स ऑफ अकाउंट में डेप्रिसिएशन ज़्यादा चार्ज कर दिया है इनकम टैक्स के कंपैरिजन में। इसका मतलब इनकम टैक्स में डेप्रिसिएशन जितना इनकम टैक्स में होना चाहिए उतना ही है, या फिर दूसरी भाषा में बोलूँ बुक्स ऑफ अकाउंट से कम है, ठीक है। अब कैसे पढ़ लो, एक एग्जाम्पल लेते हैं जिन बच्चों को कंसेप्ट नहीं आता उनके लिए। एग्जाम्पल, बेटा मान लो इनकम जो है वो टोटल जो है वो 100 रुपये की है, ठीक है। तो एक जगह आपके आ गया पी एंडल, दूसरी जगह पे आ गया आपका इनकम टैक्स वाला पी एंडल, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे रिवेन्यू कितना है बाबू, सर रिवेन्यू है 100 रुपये हमारा, ठीक है। इसमें से हम माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन, अजम्पशन ले रहे हैं कि डेप्रिसिएशन जो इनकम टैक्स के अंदर डेप्रिसिएशन है वो टोटल जो डेप्रिसिएशन बनता है वो 40 रुपये का बनता है, एक एग्जाम्पल। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हमने पी एंडल में डेप्रिसिएशन इनकम टैक्स से कम लिया ज़्यादा लिया, ज़्यादा लिया। तो एग्जाम्पल ले रहे हैं, हमने 60 ले लिया। कितना ले लिया, पी एंडल में हमने 60 रुपये का डेप्रिसिएशन ले लिया, ज़्यादा ले लिया। तो बेटा इनकम कितनी निकल कर आ गई, फिर इनकम निकल कर आ गई सर यहाँ पे 40 और यहाँ पे 60। और इनकम टैक्स का रेट भी हम एक एजम्पशन ले लेते हैं 10% है। कितना है, 10%। तो टैक्स कितना बना सर, यहां बना 4 और यहां कितना बना 6। तो आप मुझे बताओ बेटा, इनकम टैक्स के अंदर आपने टैक्स का पेमेंट, टैक्स पेमेंट मोर है या लेस है, ज्यादा है या कम है? जिनको नहीं आता सिर्फ उनके लिए भाई ये, बाकी तो आप टैक्स में पढ़ ही लेते हो। टैक्स का पेमेंट इनकम टैक्स के अंदर आपने ज्यादा किया एज कंपेयर टू बुक्स ऑफ अकाउंट या कम किया? सर पेमेंट हाँ या ना, पेमेंट आपने एक्स्ट्रा कर दिया अंडर टैक्स। अब आप एक बात बताओ, जब आपने पेमेंट ज्यादा किया है तो ये आपका क्या हो गया, एसेट हो गया। तो ये क्या बनेगा, DTA, डेफर्ड टैक्स एसेट। क्लियर है, क्या बनेगा बेटा, DTA। राधिका ने हालांकि वन सिंपल लाइन में बहुत ही आंसर दे दिया था, ठीक है। नई सिंह, आपको कोई भी नया क्वेश्चन लेने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे आंसर बी है। जिन बच्चों को नहीं आता था सिर्फ उनसे वीडियो का लाइक एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, और आई लव यू फॉर AS22 लिख दीजिएगा। और एक इम्पेयरमेंट भी समझाया है मैंने क्लास में, सबको याद है ना इम्पेयरमेंट, क्योंकि इम्पेयरमेंट पे भी क्वेश्चन आ सकते हैं ऑडिट में। फिर मत बोलना कि इम्पेयरमेंट तो आउट ऑफ सिलेबस आ गया, पूरा करवाया है मैंने आपको जितना करवाने की जरूरत है ऑडिट के लिए। इम्पेयरमेंट में जरा याद दिलवाओ, मैंने कौन सी कंपनी का एग्जांपल दिया था? मैंने मेरे ही क्लाइंट का एग्जांपल दिया था जिसपे मैंने ही इम्पेयरमेंट किया था। जरा याद करके बताओ जो मेरे स्टूडेंट हैं कि मैंने आपको इम्पेयरमेंट के लिए कौन सी कंपनी का एग्जांपल दिया था। हो सकता है कंपनी का नाम आपको याद ना हो, क्योंकि उस कंपनी का नाम मैं भी भूल जाता हूँ कभी कभी, ठीक है। लेकिन वो क्या काम करती है, उसका बिजनेस क्या था ये बता दो, और वो कंपनी कौन से सिटी में है, कहाँ पे है। मैं देखना चाहता हूँ कितने बच्चों को याद है। लो जी, क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो ये कंसेप्ट समझाया तो MCQ में ज्यादा टाइम लगा, लेकिन आपको एग्जाम में थोड़ी ना कंसेप्ट मेरे को समझाना है या किसी को समझाना है। क्वेश्चन 2, स्टार्टअप तो कंपनी ठीक है, लेकिन कंपनी तो बताओ कौन सी थी, या उसका बिजनेस बताओ, या उसकी सिटी बताओ, ताकि मेरे को लगे कि आपको एग्जाम्पल याद है। दिल्ली की तो नहीं थी। लो जी, कीपिंग NCR की थी। Keeping in view description provided in case scenario, which of the following statement is likely to be correct regarding accounting treatment of cost of CD and software? ये आप मेरे को लगता है बिना केस स्टडी पढ़े आंसर दे सकते हो, ठीक है। Acquire by company to run test, अगर आप बोलोगे तो मैं आपको वापस से केस स्टडी रीड करवा दूंगा। हाँ, मीशा कह रही है सर देखो आपने जो क्वेश्चन पूछे मैं तीनों का जवाब नहीं दे पा रही। कहाँ है वो नहीं पता, कंपनी का नाम नहीं पता, बिजनेस मॉडल। मेरे को एक चीज याद है, वो जिन्होंने कंपनी स्टार्ट की थी वो IIT के बंदे थे। ये बात बिल्कुल सही है, वो IIT के बंदों की कंपनी थी। ये बात आपने बिल्कुल हमेशा सही बताई। देखते हैं किसी को याद है क्या, इसीलिए मैं बोलता हूँ कंसेप्ट के साथ ना एग्जांपल लिख लिया करो मेरे, जब मैं बुक में क्लास में करवाता हूँ। लो जी, द कंपनी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ ट्रीटिंग कॉस्ट ऑफ CD विद सॉफ्टवेयर कॉस्ट एज इंटेंजिबल एसेट इज नॉट प्रॉपर, इट शुड हैव ट्रीटेड सच कॉस्ट एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। द कंपनी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ ट्रीटिंग कॉस्ट ऑफ CD विद सॉफ्टवेयर cost as intangible asset is proper.
The company accounting treatment of treating cost of CD with software cost as intangible asset is not proper. It should have treated cost of CD as PP&E and software as intangible. The company accounting treatment of treating cost of CD with software cost as intangible asset is not proper. आगे मैं नहीं रीड कर रहा, आप जवाब दीजिए। और मुझे नहीं लगता कि इसका आंसर ऊपर जाके हमें रीड करने की जरूरत है, क्योंकि हमें उतना तो याद ही होगा। अगर किसी को जरूरत है तो बता देना। ओ अनमोल जैन थोड़ा सा सही आ गया सर, कोई आटा था, आटा। 2 का बी बिल्कुल सही बेटा। हाँ, बारफ्लेक्स पॉलीफिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड का मैंने आपको एग्जांपल दिया था, जो कि नोएडा बेस्ड कंपनी है। आटा वो था कि वो मैंने आपको बताया था कि वो क्या क्या काम करती है। जो आशीर्वाद आटा आता है, या जितनी भी आप चॉकलेट्स खाते हो, जितने भी ऑयल्स आते हैं, वो सबका जो पैकिंग मटेरियल होता है, वो पैकिंग मटेरियल बनाती है। वो कह रहा कोई आटा था शायद। चलो देखो देखो, आप समझो बात, किसी ना किसी तरीके से तो एग्जाम्पल याद है। एक लड़की को IIT के लोग थे उससे याद है, आयुष को आटे से याद है, किसी को किस तरह से अब याद आया, बारफ्लेक्स पॉलीफिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड। हाँ सर याद आ गया। तो बेटा ये रियल लाइफ के एग्जांपल देने का फायदा यही होता है कि आपको कंसेप्ट माइंड में रहता है आपके। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, एज रिगार्ड डिस्क्रिपेंसी नोटिस इन कंप्यूटर सिस्टम ऑन फिजिकल वेरिफिकेशन बाय मैनेजमेंट एज डिस्क्राइब इन केस सिनेरियो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट। भाई पहले आंसर रीड करना, फिर ऊपर जाने की जरूरत पड़े तो देखना, ठीक है। कह रहे फिजिकल वेरिफिकेशन हुआ था, उसमें डिस्क्रिपेंसी है, आप बताओ कौन सी मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट है आपके हिसाब से। नंबर 1, द मैनेजमेंट हैज प्रॉपरली डेल्ट विद सच डिस्क्रिपेंसी, हाउएवर धानुष शुड ब्रिंग इट टू द लाइट ऑफ एंगेजमेंट पार्टनर एज इट मे रिजल्ट इन मॉडिफिकेशन ऑफ ऑडिटर ओपिनियन। आप बोलोगे कि स्टडी रीड करनी है, एक बार दोबारा देख लेंगे, क्योंकि मुझे याद है इसलिए मैं नहीं कर रहा, लेकिन अगर आपको याद ना हो तो आप बोलना सर एक बार केस स्टडी दोबारा देखनी है। द मैनेजमेंट हैज प्रॉपरली डेल्ट विद सच डिस्क्रिपेंसी, हाउएवर धानुष शुड ब्रिंग इट टू द लाइट ऑफ एंगेजमेंट पार्टनर एज इट एंटेल्स स्पेसिफिक रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट फॉर ऑडिट अंडर कंपनीज एक्ट। सी, द मैनेजमेंट हैज प्रॉपरली डेल्ट विद सच डिस्क्रिपेंसी, देयरफॉर धानुष शुड नॉट डू एनीथिंग फर्दर। द मैनेजमेंट हैज प्रॉपरली डेल्ट विद सब। भाई अब मैं कह रहा हूं कि रीड करने की जरूरत ही नहीं है केस स्टडी, क्योंकि इसने चारों पॉइंट में एक ही बात बोला है, मैनेजमेंट हैज प्रॉपरली डेल्ट, प्रॉपरली डेल्ट, प्रॉपरली डेल्ट, प्रॉपरली डेल्ट। अगर एक आध पॉइंट में ऐसा होता ना, मैनेजमेंट हैज नॉट प्रॉपरली डेल्ट विद डिस्क्रिपेंसी, तो आपको ऊपर जाके क्वेश्चन रीड करने की जरूरत थी कि क्या मैनेजमेंट ने डिस्क्रिपेंसी को प्रॉपरली डील किया या नहीं किया। लेकिन चारों ही आंसर में प्रॉपरली डील है, इसका मतलब ICI ने आपके लिए ऐसा क्वेश्चन फ्रेम किया है कि थोड़ा सा भी दिमाग है तो आप समझ जाओगे कि दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं। जब क्वेश्चन ही बोल रहा है कि प्रॉपरली डील, तो इसका मतलब ऊपर प्रॉपरली डील ही लिखा होगा, तो ऊपर जाने की जरूरत नहीं है। The management has properly dealt with such discrepancy. However, Dhanush should bring it to the light of engagement partner as it is in the nature of misstatement which needs to be communicated and documented by auditor. बताओ बेटा, एक ना बहुत ही प्यारी सी जजमेंट लगेगी इस क्वेश्चन का आंसर देने में। आई होप सब सही लगाएंगे। वैसे तो ज़्यादा दिमाग मत लगाना, बस एक छोटा सा डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है जिससे सही आंसर और गलत आंसर आप पकड़ पाओगे। 3 का बताओ, मज़ा आ रहा है? मजा आ रहा है तो वीडियो लाइक क्यों नहीं कर रहे हो यारो? अभी भी लाइक व्यूवर देखो कितने ज़्यादा हैं, और लाइक्स देखो। 3rd का जवाब दीजिए। थर्ड का जवाब दीजिए। चलो, मेरे पास आंसर आया है डी, और एक बच्चे पंकज ने आंसर दिया है बी, जो कि पूरे समाज से अलग जवाब दे रहा है। पंकज भाई पूरे समाज से अलग जवाब क्यों दे रहे हो, रीजन बताओ। आंसर जो है वो डी है, पंकज जी ने जवाब जो है वो बी दिया है। पंकज पूरे समाज से अलग जवाब देने का रीजन बताएंगे आप मुझे? पंकज जी, आपने पूरे समाज से, पूरी स्टूडेंट जात से आपने अलग जवाब दिया है। कैन यू जस्ट गिव मी ए रीज़न फॉर दी योर आंसर? कैन यू प्लीज़ फटाफट से देना, लेकिन बहुत ज़्यादा समय मत लगाना। सर मैं तो तुक्का मारा है। लो जी, द मैनेजमेंट हैज़ प्रॉपरली डेल्ट विथ सच डिस्क्रिपेंसी। मैनेजमेंट ने डिस्क्रिपेंसी तो डील कर ली। हाउएवर धानुष शुड ब्रिंग इनटू द लाइट ऑफ एंगेजमेंट पार्टनर, लेकिन फिर भी उसको एंगेजमेंट पार्टनर को बताना चाहिए
as it entails specific reporting requirement for auditor under Companies Act 2013. Since ये जो इंटरनल कंट्रोल है इसके हमें रिपोर्टिंग करनी पड़ती है कंपनीज एक्ट के अंदर, जैसे कि आईकोफर की रिपोर्टिंग भी जाती है जिसमें आप फाइनेंशियल कंट्रोल पे ओपिनियन देते हो, और उसके अलावा अगर मैं सिर्फ ऐसे से रिलेट करूँ तो ऐसे 265 में भी हमें सिग्निफिकेंट मैटर को, सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी को दोष चार्ज विद गवर्नेंस से डिस्कस करना पड़ता है। लेकिन ये सिर्फ स्पेसिफिक बात कर रहा था कंपनीज एक्ट की रिपोर्टिंग, तो हमें बतानी तो पड़ेगी। ठीक है, आपने कहा ओ पंकज के लिए तालियां बजाएंगे, पंकज के लिए ताली बजाऊंगा भाई मैं, बहुत सही, बहुत सही आइडेंटिफिकेशन है, पंकज के लिए ताली बजाऊंगा, बहुत सही बेटा। मेरे को लगा आपने तुक्का मारा है बट आपने तुक्का नहीं मारा, वेरी नाइस पंकज, आपने दिल जीत लिया। फोर्थ कहता है ये आंसर गलत है, बी इज द आंसर, पूरे स्टूडेंट के आंसर गलत हैं। पंकज ने बिल्कुल सही चीज पकड़ी। क्या? मैनेजमेंट प्रॉपर्टी डील विद सच डिस्क्रिपेंसी, हाउ धानु शुड ब्रिंग इनटू द लाइट ऑफ एंगेजमेंट पार्टनर्स। कपिल सर आपने तो हिंट भी दे दिया था हाईलाइट करके, एज इट इज इन द नेचर ऑफ मिसस्टेटमेंट। भैया कंट्रोल कब से मिसस्टेटमेंट होना चला हुआ हो गया? कंट्रोल तो डेविएशन होता है, चिल्ला चिल्ला के बताया है, चिल्ला चिल्ला के बताया। और जिन भी बच्चों ने, भाई माँ कसम कह रहा हूँ, ये आंसर गलत किया है ना, अपने गाल पे खिंचा के थप्पड़ मारो ईमानदारी से। क्यों? क्योंकि ऐसी गलती पे तो देखो बनता है, क्योंकि ये अब गाली कौन खाएगा? टीचर। गाली कौन खाएगा? टीचर, कि सही से नहीं पढ़ाया, रटवा दिया, या जो भी है, मजा नहीं आया। गलती किसकी है? आपकी। रीडिंग स्किल आपकी, मैं कैसे इंप्रूव करूंगा? तो इस पे तो बनता है ऐसे चपाक तेज से। ठीक है, ठीक है सर। वाई नॉट सी? बेटा रिपोर्टिंग तो जाएगी ना। साफ साफ क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपको पार्टनर को बताना चाहिए क्योंकि कंपनीज एक्ट की है। राधिका एक बात बताना जरा, राधिका तुमको तुम्हारे स्टाइल में समझाता हूं। अजम्पशन लो मैं तुम्हारे क्लाइंट, तुम मेरी सीए फर्म में काम करती हो और मैं पार्टनर हूं, तुमको मैंने एक क्लाइंट पे भेजा, जाओ तुम ऑडिट करो। तुमने ऑडिट किया, वहां तुम्हें एक सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी मिली मान लो, और उस पे क्लाइंट ने उसको प्रॉपरली डील कर लिया जैसे करना चाहिए था। क्या ये बात तुम मुझे बताओगे, खा जाओगी? क्या ये बात तुम मुझे बताना इंपॉर्टेंट समझती हो कि सर इस तरह की डेफिशिएंसीज हैं और वो इस तरह से डील हुई हैं? नहीं सर, मैं आपको नहीं बताऊंगी, 1 मिनट में नौकरी से निकाल दिया जाएगा आपको। पार्टनर को तो बताओगी ना, क्योंकि उसको रिपोर्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है मेरी कंपनीज एक्ट में, जो कि मैंने आपको ट्रेनिंग में सिखाई होगी कि अगर कंट्रोल फेलियर होते हैं, कुछ होती है, डेफिशिएंसीज होती हैं, तो हमें रिपोर्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो आंसर जो है वो बी है बेटा, सी आंसर नहीं है। ठीक है, बहुत बढ़िया यार पंकज, मजा आ गया। लो जी, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। Which of the following statement meets requirement of law in respect of revenue from operation of the company? Revenue from operation में बताओ कौन सी रिक्वायरमेंट आपकी लॉ की मीट हो रही है। तो इसमें मैं एक बार क्वेश्चन देखूंगा क्योंकि मुझे याद नहीं है रिवेन्यू का। रिवेन्यू का ये रहा, इनकम देखो मैंने मार्क कर रखा है ना, पढ़ो जरा। द रिवेन्यू ऑफ द कंपनी ड्यूरिंग द ईयर 23-24 50 करोड़ का रिवेन्यू है, 45 करोड़ फ्रॉम फी, 5 करोड़ फ्रॉम सेल्स ऑफ बुक्स। बिसाइड्स कंपनी ऑल्सो रिसीव 10 लाख ऑन इंटरेस्ट। ठीक है, इंटरेस्ट के 10 लाख हो रहे हैं, 45 लाख फीस के, 5 लाख बुक्स के हैं। अब बताओ भाई क्वेश्चन क्या है, बताओ भैया। फॉलोइंग स्टेटमेंट, विच ऑफ द स्टेटमेंट मीट रिक्वायरमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ऑफ द कंपनी? Revenue from operation of rupees 50 crore should be shown in statement of P&L. Revenue from operation of 50.50 मतलब 50.10 अदर इनकम भी ले ली, should be shown in statement of P&L. मैं आगे नहीं पढ़ रहा। Revenue from operation of 5.10 CR should be shown in the statement of P&L. Revenue from 50 crore should be shown in the P&L. However, revenue from sales of books and fee charge from students should be disclosed separately. यहाँ पे भी यही बात लिखी है, revenue from sales of books, fee charged and interest on investment should be disclosed separately. बताओ भाई, मैं इस पे ना ज़्यादा डिस्कशन नहीं कर रहा, आप बताओ, आपके अकाउंट का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। भाई हम कहाँ पे हैं, कहाँ का जवाब चल रहा है ये? भाई तुम क्या क्वेश्चन रीड नहीं कर रहे हो? दिक्कत क्या है तुम लोगों को, बस मेरे को ये बता दो, दिक्कत क्या है तुम लोगों को? या तो मेरे को अकाउंट्स के कंसेप्ट रीड करने पड़ेंगे, हो सकता है कोई नया अपडेट आया हो, जरा बताना भाई।
क्वेश्चन साफ साफ पूछ रहे रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है, कैसे डिस्क्लोज करोगे क्वेश्चन में। या तो क्वेश्चन रीड नहीं कर रहे हो भाई, मैं ऐसे ही हाईलाइट कर रहा हूं जबरदस्ती है। आयुष दीक्षित का जवाब बिल्कुल सही है सर, 4 का जो आंसर है वो डी आंसर है, क्योंकि जो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है ना, ऑपरेशन दो चीज़ों से हो रहा है मेरा, एक तो सेल ऑफ क्लासेस या जो भी वॉट एवर और बुक्स, उसका 45 करोड़ का टर्नओवर है रिवेन्यू, और इसका 5 का, तो 50 आएगा रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और जो 10 लाख रुपए की इनकम है ना, इन्वेस्टमेंट इनकम है, वो अदर इनकम है। भाई पता नहीं क्या कर रहे हो ऐसे पे ना, फिर मेरा मूड खराब हो रहा है अब, क्योंकि जहाँ पे ना नॉलेज चाहिए, जहाँ पे ऑडिट की टेक्निकल नॉलेज चाहिए, वहाँ पे अगर आप गलत करते हो ना, मैं खुद बोल देता हूँ कोई बात नहीं बेटा आगे बढ़ो। लेकिन ये अकाउंट्स के क्वेश्चन जब आप गलत कर रहे हो यार, कहाँ मतलब क्या बोलो, मैं आपके अकाउंट्स के टीचर को गाली दे दूँ यहाँ बैठ के कि किससे पढ़कर आए हो, ऐसे पढ़ाया है? नहीं, उस टीचर की कोई गलती नहीं है, उन्होंने आपको बिल्कुल सही पढ़ाया है, आप नालायक हो, आप क्वेश्चन सही से नहीं पढ़ रहे हो। हाँ भाई राधिका, कैसे बात बनेगी? कौन सा क्वेश्चन था? 4। राधिका ने पहले 4B लिखा, बाद में डी कर दिया। विनय अग्रवाल, परम, सृष्टि, अनमोल जैन, पंकज, नीचे डिस्क्लोजर जाएगा साथ ही। एक सही दिया तुमने, वाहवाही लूटी, अगले में तुम भाग गए। हाँ भाई पंकज, मुस्कान, सृष्टि जैन, नहीं सर मेरा तो सही है, नहीं गलत है तुम्हारा भी। हाँ भाई क्या करें तुम्हारा बताओ, ऐसे केस में क्या किया जाए? गलत बात है ना बेटा, ये तो आप ही से बात कर रहा हूं यार मैं, दिस इज रॉन्ग। आपने, जब मैं क्वेश्चन रीड करता हूं तो आंसर से ज्यादा पहले क्वेश्चन पे फोकस क्या करोगे, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है स्पेसिफिक। जब क्वेश्चन समझ आ जाए कि यार रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मुझसे पूछ रहा है, देन यू शुड रीड द आंसर। अपना दिमाग लगाते हो, खुद ही अपने दिमाग में क्वेश्चन फ्रेम कर लेते हो, आंसर रीड कर लेते हो, ऐसे कैसे पास हो जाओगे यार? नॉलेज होते हुए फेल होना या नॉलेज होते हुए कम नंबर आना इज नॉट जस्टिफाइड, ठीक है, ध्यान रखना ये। 5th क्वेश्चन देखिएगा। द कंपनी हैज टेकन यूजफुल लाइफ ऑफ डेस्कटॉप टू बी 3 ईयर, सच ए रिक्वायरमेंट इज, कंपनी ने 3 साल की डेस्कटॉप की लाइफ ली है, ये रिक्वायरमेंट इज, बताओ, प्रिस्क्राइब अंडर शेड्यूल 3, इज नॉट प्रिस्क्राइब अंडर कंपनीज एक्ट, प्रिस्क्राइब अंडर शेड्यूल 2, नॉट प्रिस्क्राइब अंडर कंपनीज एक्ट। ये भी आपके अकाउंट, पूरा ही क्वेश्चन अकाउंट बेस्ड क्वेश्चन था। बताओ डेप्रिसिएशन कहां पे प्रिस्क्राइब है? ये मैंने ऊपर भी पूछा था, किसी ने जवाब नहीं दिया। ये दो तो गलत ही है, इनको तो छोड़ दो। हाँ अनमोल, बहकना नहीं है ना मेरे भाई, बहकोगे और वो भी इस तरह के क्वेश्चन पे तो कैसे बात बनेगी? बहकना नहीं है, कोई बात नहीं लक्ष्य बेटा, कोई बात नहीं। अभी आप ज्वाइन करो, थर्ड केस बेस एमसीक्यू स्टार्ट हो रहा है अगले 1 मिनट में, वो ज्वाइन करो, बाकी के रिकॉर्डेड देख लेना। सर जो है शेड्यूल 3 जो है वो डेप्रिसिएशन पे गाइडेंस देता है, सॉरी 2 देता है, माय बैड, 2 देता है, तो सी इज द आंसर। फटाफट से नंबर बताओ अपने, 10 में से कितने नंबर आए? 10 आउट ऑफ 10 तो किसी के नहीं है, कोई गलती से ही मत लिख देना, मैं गला दबा दूंगा। कोई किसी ने अगर 10 आउट ऑफ 10 लिख दिया तो मैं स्क्रीन में से ऐसे बाहर आ जाऊंगा, उठकर पकड़ लूंगा तुम लोगों को। नंबर बताओ यार, तुम्हें ना तैयारी अच्छे से कर लो। तुम बोलो कपिल सर मुजरा करके दिखाओ, तब हम थोड़ा सा रिलैक्स फील करेंगे, उसके बाद अच्छे नंबर देंगे। तो मैं आपको मुजरा, कथक जो बोलोगे सब करके दिखा दूंगा, लेकिन नंबर चाहिए पूरे। अब ये परम धिंगरा बच्चे का देखो यार, परम बेटा क्या दिक्कत है बताओ? टेलीग्राम पे आज मैसेज डालना, मैं तुमसे बात करूंगा। पहले मैं उन बच्चों से करूंगा, 4 बच्चों से जिनको मैंने कल बताया था। 2 ही बच्चों के मेरा व्हाट्सअप मैसेज आए हैं, बाकी के नहीं आए। 4 नंबर बेटा, यू नीड रियली यू नीड गाइडेंस। कुणाल आपको भी बेटा, दीप, वी हैव टू वर्क हार्ड, ठीक है। जिन बच्चों के 4 या 6 नंबर आ रहे हैं सर, 2 क्वेश्चन तो इतने डिफिकल्ट थे। डिफिकल्ट कुछ नहीं थे, रीडिंग स्किल में दिक्कत थी तुम्हारी। कोई कंसेप्ट बताओ तुम्हें ना आता हो तो। चलो सर कोई बात नहीं, मैं आगे से ध्यान रखूंगा, पक्की बात है, पक्की बात है। ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 जिसमें हमने चैप्टर 6 लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन एग्जाम का क्वेश्चन है, या तो ये एग्जाम का है या ये आरटीपी एमटीपी का क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। और ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से फाइनेंशियल मैनेजमेंट की नॉलेज चेक करेगा। सर एक तो आप ये बता दो कि ऑडिट में ऑडिट की नॉलेज चेक करेगा, अकाउंट्स की करेगा, एफएम की करेगा, लॉ की करेगा, सबकी करेगा। ये एक ऐसा पेपर है जो सबकी लेगा, जो अकाउंट्स को भी कहेगा आजा, जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट को भी कहेगा आजा, जो कॉस्टिंग को भी कहेगा आजा, जो लॉ को भी कहेगा आजा, जो तुमने इधर उधर नहीं देखा उसको भी कहेगा आजा, क्योंकि ये एक सब्जेक्ट है जो ऑडिट मतलब सारे सब्जेक्ट की नॉलेज आपको चाहिए।
तो ये क्वेश्चन है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। किससे पढ़कर आए हो बताओ जरा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट किससे पढ़कर आए हो, जरा अपने टीचर का नाम डालना। देखते हैं आज। कंसेप्ट बहुत सिंपल है लेकिन कंसेप्ट बहुत सिंपल है। देखो जब भी दूसरे सब्जेक्ट का कंटेंट हमारे ऑडिट में आएगा ना, तो ये समझना आएगा बहुत आसान, आएगा बहुत आसान। अगर आपको बेसिक भी पता है तो आप फोड़ दोगे। सर मेरे को नहीं बोला था आपने, पर मैं कर दूं टैक्स वहां पे। नहीं आयुष, अभी नहीं बेटा। लो जी, हमारे पास हमारे 3 भाई के नाम आ चुके हैं, नमन सर, अमन सर, आशीष कालरा सर, स्वप्निल पटनी सर। अब अपने टीचर का नाम मत खराब करना ठीक है, कभी जब आंसर लिखो और गलत हो जाए तो बच्चे ना, टीचर ने सही पढ़ा है, आप बच्चे ना टीचर पे शक कर जाएंगे, उनका भाई धंधा कम हो जाएगा, वो मत करना। सर ऐसे कैसे धंधा कम हो जाएगा, बेटा हो जाता है। सब बहुत प्यारे टीचर हैं, सब बहुत मेहनत करते हैं। सुनील सर मैं नहीं जानता हूँ, बट आई होप ही इज़ वेरी नाइस और वेरी गुड। रंजन पेरीवाल सर बहुत प्यारे सर हैं, रंजन पेरीवाल, और मैं उनको पर्सनली थैंक यू बोलना चाहूँगा। एक बेंगलोर की स्टूडेंट है, वो बेसिकली उनसे कोस्टिंग पढ़ रही थी, तो उनका ऑडिट बड़ा वीक था। अब मैं आगे नहीं बोलूँगा, ये मार्केट में वायरल हो जाएगा अदरवाइज, बट आई लव यू रंजन पेरीवाल सर। मैंने आपका नाम, मेरे पास एक मदर से आया था और उनने आपकी बड़ी तारीफ़ की, ठीक है। धनंजय भावे सर, इनको मैं नहीं जानता हूँ, आई होप ही इज डूइंग गुड। लो जी, आखिरी क्वेश्चन देखिएगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऊपर, ये रहा आपकी स्क्रीन पे। CDL Limited, a company dealing in FMCG goods, is having 50 branches in India. SKC and Associates, referred to as a company auditor, are appointed as a statutory auditor of the company for the year 23-24. ठीक है। Further, company has also appointed Mr. D as a branch auditor for 5 of its branches. दोबारा रीड करूं? सबसे पहले एस से बताओ कौन सा एस से लगेगा। सर मैं तो भूल गया, इधर उधर हूं मैं, दोबारा रीड कर रहा हूं। CDL लिमिटेड एक कंपनी है, सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप अपनी नोटबुक में भी जहां लिख रहे हो वहां पे सुपर इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। हालांकि क्वेश्चन नंबर 4 भी आज का अच्छा था, 5 भी आज का अच्छा था, 5 को भी जहां गलती कर रहे हो वो तो आपके लिए सुपर इंपॉर्टेंट हो ही गया। CDL लिमिटेड ए कंपनी डीलिंग इन FMCG गुड्स, ठीक है जी, हैविंग 50 ब्रांचेस। कंपनी एक CDL है, जैसे रिलायंस लिमिटेड है, उसकी 50 ब्रांच है। SKC एंड एसोसिएट वो कंपनी ऑडिटर हैं, आर अपॉइंटेड एज ए स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ द कंपनी फॉर 23-24। फर्दर कंपनी हैज ऑल्सो अपॉइंटेड मिस्टर D एज ब्रांच ऑडिटर। बेटा एस से नंबर बताओ कौन सा एस से लगेगा, बाकी बातें बाद में। क्या बात है चीता, मुस्कान, अरे वाह मेरा बेटा, बहुत ही बढ़िया, तुम लोग चीता हो, खून में डाल लिया है तुमने ऑडिट। बहुत बढ़िया। एस से नंबर 600 यूजिंग द वर्क ऑफ अदर ऑडिटर वाला स्टैंडर्ड यहां लगेगा। लो जी, सिंस मिस्टर डी इज कंडक्टिंग ऑडिट ऑफ ओनली 5 ब्रांचेस, मिस्टर डी जो है ब्रांच का ऑडिटर, वो 5 ब्रांच का ऑडिट कर रहा है। ही हैज नॉट अराइव्ड एट मटीरियलिटी लेवल। बेटा इस क्वेश्चन पे मैं थोड़ा ज्यादा टाइम लगाऊंगा, ठीक है। ही हैज नॉट अराइव्ड एट अ मटीरियलिटी लेवल इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑडिटिंग ब्रांच, उसने मटीरियलिटी लेवल नहीं निकाला। On the same line, identification and assessment of ROMM has not been performed. उसने ROMM भी नहीं निकाला भाई ने। अभी मेरे मुंह से गाली निकल जाती है, और अगर कभी कोई गाली वाली निकल जाए तो माफ़ कर देना भाई, पहले ही बोल रहा हूँ, ठीक है। सर इसका मतलब क्या है, बीप डाल दो। अरे बीप नहीं डलती ना, नहीं तो डाल देता। ही इज ऑफ द व्यू दैट determination of materiality and identify and assess ROMM is done for the financial statement of a company as a whole. वो कह रहा है जो ऊपर वाली कंपनी होगी ना, जो कंसोलिडेट करेगी, उस पे निकलेगा ये ROMM materiality, हमारे यहाँ नहीं निकलता। He has mainly performed substantive audit procedure in respect of financial statement of auditee branch, like verification of PP&E, inventory, debtor, creditor, bank balance, trade at auditee branch and maintain documentation of the same. ठीक है, अब दोबारा रीड कर रहे, आगे बढ़ते हैं। During the course of audit at 2 branch dealing in same kind of goods, Mr. D has performed analytical procedure pertaining to inventory. Inventory पे आपने analytical procedure लगाया। He has arrived at and compared inventory turnover ratio. बेटा उसने किसको कंपेयर किया, इन्वेंट्री टर्नओवर। लेकिन देखो ऑडिट के अंदर आया तो आपने उसने आपको फॉर्मूला भी दिया बकायदा कि भाई बच्चे को हो सकता है ना पता हो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री।
ओवर ए पीरियड ऑफ ईयर ऑफ 2 ब्रांचेज द रिजल्ट ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर समराइज इन टेबल 1 बिलो। कह रहा है 2 ब्रांच का हमने आपको रिजल्ट दिया, तो पहले टेबल 1 देखो क्या कहता है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो ब्रांच नंबर 1 ब्रांच नंबर 2, टोटल 5 ब्रांच थी लेकिन 2 ही ब्रांच का इन्वेंट्री टर्नओवर दे रहा है। इसने पिछले 3 सालों का डेटा दिया, ईयर 21, 22, 23, 23, 24, 23, 24, ठीक है। ब्रांच 1 का जो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो था वो पहले 15 था 21-22 में, 15 से 14 हुआ 22-23 में, और 14 से 12 हो गया 23-24 में। मतलब इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो जो है ब्रांच 1 का कम होता जा रहा है, ठीक है। ब्रांच 2 का पहले इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 4 था, ठीक है बेटा, 4 से 6 हुआ और 6 से 23-24 में 10 हुआ। आप मुझे बताओ, अब मैं आगे बाद में बढ़ूंगा, आप मुझे बताओ इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो ज्यादा होना अच्छी बात है या कम होना अच्छी बात है? पहले आप ये बताओ, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कौन सा रेशियो आपके हिसाब से ज्यादा रहेगा? हायर रेशियो विल बी गुड फॉर द कंपनी, लोअर रेशियो विल बी गुड फॉर द कंपनी, बताओ। हाई और लो, सर पोल डालो ना, नहीं पोल में इंडिविजुअल स्टूडेंट का कमेंट नहीं दिखेगा। और प्लीज लाइक करो वीडियो। आज मैं कितनी बार बोल चुका हूँ, आज मैं मतलब टी शर्ट उतारू क्या एक बार? ना यू वांट टू सी माय 6 और 8 पैक्स देन यू विल लाइक द वीडियो। बता दो, मैं भी उतार देता हूँ, हैं? बता दो ना। सही बच्चों का कंसेप्ट तो बिल्कुल क्लियर है, तो सभी टीचर खुश, अपना धंधा कम नहीं होगा, ठीक है। बहुत बढ़िया, सब टीचर को आप लोगों ने बचा लिया। हाई इज बेटर, ठीक है। अब आप मुझे बताओ इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो ब्रांच 1 का जो है वो 15 से 14 हुआ, 14 से 12 हुआ। तो पहले ब्रांच 1 की बात कर लेते हैं, B1 और B2। तो B1 के लिए एक ये गुड सिचुएशन है, बेटर सिचुएशन है, या ये एक वीक सिचुएशन है? स्ट्रेंथ है या वीकनेस है? अगर मैं वर्ड्स चेंज कर दूं तो इट्स ए बेटर सिचुएशन और इट्स ए बैड सिचुएशन फॉर B1। और B2 के लिए 4 से 6 हुआ और 6 से 10 हुआ। तो B2 के लिए बताओ इट्स ए बेटर सिचुएशन और इट्स ए बैड सिचुएशन। तो जब इस तरह का क्वेश्चन आए ना बेटा, तो वहीं पे थोड़ा स्टडी कर लेना, कोई एपी वेपी अगर आपके पेपर में आए, फिर बाद में क्वेश्चन पे चले जाना जैसे। तो 2 मिनट एक्स्ट्रा जरूर लगेंगे इस तरह के क्वेश्चन पे। B2 का ब्रांच रेशियो कह रहे हैं बच्चे गुड है, तो B2 का गुड है, बेटर हुआ है, गुड नहीं है बेटा, तुम देखो गलत बोल रहे हो, गुड नहीं है, बेटर हो गया है, कंपैरेटिवली पिछले सालों से बेटर हो गया है। और B1 का अगर कंपेयर करूं मैं पिछले सालों से, तो सिचुएशन जो है वीक हुई है, ठीक है ना। पहले से बेकार हो रही है, पहले 15 था, फिर 14, फिर 12, टर्नओवर रेशियो कम हो रहा है, इन्वेंट्री ज्यादा होल्ड कर रहे हो आप, और इधर आपका इन्वेंट्री का टर्नओवर ज्यादा हो रहा है। तो B2 ब्रांच 2 सिचुएशन इज गुड। अब आगे बढ़ते हैं। The company auditor has also decided to use work of Mr. D using the work of other auditor SA number 600 with respect to the financial information of 5 branches including in financial statement of a company. During the course of audit, company auditor has advised Mr. D, company auditor D को advise कर रहे हैं, by way of email certain significant accounting, auditing and reporting requirement and has asked him to provide representation as to what compliance with them। और उसने बोल दिया भाई बता देना जैसे हो जाए। इरिटेटेड एंड सरप्राइज मिस्टर डी, इरिटेटेड एंड सरप्राइज मिस्टर डी, वो कह रहे हैं सालों मुझसे काम करवा रहे हो, इज ऑफ द व्यू दैट सच एन ईमेल इज बियॉन्ड द राइट ऑफ कंपनी ऑडिटर। कह रहे हैं वो मुझसे कोई एडवाइस नहीं, मुझसे नहीं बताओगे क्या, मैं अपने आप कर लूंगा, ठीक है। अब आपने बेटा क्वेश्चन के जवाब देने हैं। क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया था मेरे हिसाब से, ICAI का इस तरह के क्वेश्चन के लिए तालियां बजनी चाहिए, ठीक है बेटा। प्रियंका पहले ये MCQ कर लो, MCQ में 30 ले लो, फिर मैं डिस्क्रिप्शन भी करवा दूंगा, मैंने करवाना है पूरा क्वेश्चन बैंक, आप क्यों टेंशन ले रहे हो? पहले बेटा एक हाथ में जो लड्डू होता है ना उसको खा लो। आप क्या कर रहे हो, जो लड्डू चल रहा है ना उसको देख रहे हो, क्लिक कर रहे हो, खा नहीं रहे हो, और दूसरों के लड्डू पे भी आप कि वो दूसरा कैसे लूं। अरे भाई पहले ये तो निपटा ले मेरे बच्चे, 30 नंबर जब ये खत्म हो जाएगा मैं डिस्क्रिप्टिव भी करवा दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। क्वेश्चन 1, एज रिगार्ड ऑडिट ऑफ ए ब्रांच ऑफ CDL लिमिटेड एज रेफर टू इन केस सिनेरियो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट। आपने बताना है कौन सा स्टेटमेंट मोस्ट अप्रोप्रिएट है, बाद में जाएंगे क्वेश्चन पे, अगर जरूरत पड़ी पहले आंसर देखो। द अकाउंट्स ऑफ ब्रांच शैल बी ऑडिटेड ईदर बाय द कंपनी ऑडिटर और बाय any other person qualified for appointment as an auditor of a company and appointed as such under section 139 of the Companies Act 2013. In case branch accounts are audited by a person other than company auditor, branch audit report is sent by branch auditor to company auditor। ये ऑप्शन A था,
most appropriate. B, the accounts of a branch shall only be audited by any other person qualified for appointment as an auditor of a company, an appointment as such under section 139 of Companies Act, except company auditor. बेटा मैं आगे नहीं पढ़ रहा हूँ. C, the accounts of branch shall only be audited by any other person qualified to be appointment, ठीक है, except company auditor. In such case, branch audit report is sent by the branch auditor to company auditor. D, the accounts of branch shall be audited either by company auditor or by any other person qualified for appointment as an auditor of a company, an appointment of such as such under section 139 of Companies Act. In case branch accounts are audited by a person other than company's auditor, branch audit report is sent by branch auditor to members of the company. हालांकि मैं सही बताऊं, चलो कोई नहीं, मैं कुछ नहीं बताता हूं, आप आंसर दो. इसमें केस स्टडी रीड करने की जरूरत नहीं है. सभी बच्चों का आंसर बिल्कुल ठीक है सर. 1 का जो है ए इज द करेक्ट आंसर. ब्रांच ऑडिटर को रिपोर्ट भेजनी पड़ेगी. बाकी सारी फालतू बातें थी, मैं जबरदस्ती बस रीड कर रहा था, मेरे को तो पहले ही पता चल गया था. एब्सोल्युटली राइट. सृष्टि, मुस्कान, राधिका, लक्ष्य, आयुष, अर्जुन, अनमोल, कुंदन, सभी बच्चों का जवाब बिल्कुल ठीक है. बाकी बच्चे भी देंगे रिप्लाई. क्वेश्चन नंबर 2. आफ्टर रीडिंग methodology for carrying out branch audit by Mr. D, which of the following statement is likely to be most appropriate? अभी भी आपको क्या बताना है? most appropriate statement बताना है. पीयूष, प्रियंका, माही, विनय, रेश्री, छावन, फैजल, मिशा, संदीप, पंकज, मनीषा, सभी बच्चों का जवाब बिल्कुल ठीक है. लो जी, अब आपने दोबारा मोस्ट एप्रोप्रिएट स्टेटमेंट बतानी है. Separate determination of materiality and identification of ROMUM is not required in respect of each of the branch. अपन एक ही लाइन से देखेंगे, अपन आंसर आइडेंटिफाई कर पाते हैं क्या? अगला पढ़ो. Separate determination of materiality and identification of ROMUM is required. एक में आया not required, एक में आया required in respect of each of the branch. ठीक है, आगे पढ़ो. Separate determination of materiality and identification of ROMUM is required along with the documentation thereon in respect of each of the branch. आइडेंटिफिकेशन एंड रोमम इज रिक्वायर्ड अलॉन्ग विद डॉक्यूमेंटेशन. भाई 3 में रिक्वायर्ड है तो ये वाला छोड़ दो, 3 तो पढ़ने ही पड़ेंगे. मुझे लगा 2 में रिक्वायर्ड होगा तो 2 कटवा दूंगा. पढ़ो भैया, तो मतलब पूरा ही पढ़ना पड़ेगा आंसर. सेपरेट डिटर्मिनेशन ऑफ मटेरियलिटी एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ रोमम इज रिक्वायर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच ऑफ ब्रांच. However, documentation for these matter regarding branch is not required. Documentation required नहीं है. अगला क्या कहता है? Documentation भी required है. He is required to perform substantive procedure as described in case scenario in respect of auditory branch and also maintain documentation of the same. D क्या कहता है? Identification of ROMUM is required along with documentation in respect of each branch. However, materiality is required to be arrived at the financial statement of a company as a whole. मेरे को तब आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है भाई. फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज ए होल भी निकलेगी और ब्रांच की भी निकलेगी, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन मना कर रहा है. पहला तो वैसे ही गलत था. तो आंसर क्या है बेटा? सी इज द आंसर. आपको भैया ब्रांच लेवल पे रोमम भी निकालना पड़ेगा, मटेरियलिटी भी निकालनी पड़ेगी, डॉक्यूमेंटेशन भी करना पड़ेगा, सब्सटेंटिव प्रोसीजर भी लगाना पड़ेगा. आई होप आपने भी यही जवाब दिया हो. सेकंड का दो बेटा. अनमोल और श्रेष्ठी सभी बच्चों ने सी ही दिया है और ये कोई बहुत ज्यादा था भी नहीं. क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा. क्वेश्चन नंबर 3 देखना बेटा. चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग रिजल्ट ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म बाय मिस्टर डी समराइज इन टेबल 1 केस सिनेरियो. कह रहा है आपको करेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है उस टेबल में जो दी थी. तो ये क्वेश्चन एक काम करें, मैं पढ़ देता हूं. चलो. ड्यूरिंग द ईयर 23-24 इन्वेंट्री ऑफ ब्रांच 1 हैव मूव फास्टर इन कंपैरिजन टू ब्रांच 2. कह रहे 23-24 में ब्रांच 1 की इन्वेंट्री ज्यादा फास्ट हुई है ब्रांच 2 के सिनेरियो में. तो पहला एक काम करते हैं, ये चीज जाके देख लेते हैं कि ये सही बात है गलत बात है. बताओ भाई 23-24 के अंदर क्या ब्रांच 1 की इन्वेंट्री ज्यादा फास्ट मूव हुई है एज कंपेयर टू ब्रांच 2? यस और नो में आंसर दो. 23-24 के अंदर क्या ब्रांच 1 की इन्वेंट्री ब्रांच 2 से ज्यादा फास्ट हुई है मूव? आंसर में सिर्फ यस और नो लिखना. आंसर में सिर्फ यस और नो लिखना. आंसर इज यस. सर 23-24 में ब्रांच 1 की इन्वेंट्री एज कंपेयर टू ब्रांच 2 ज्यादा फास्ट मूव हुई है. यस. तो अपन आ जाओ यहां पे. देखो ये कह रहा है करेक्ट स्टेटमेंट. तो बताओ क्या पहली स्टेटमेंट करेक्ट है या नहीं?
सर करेक्ट है। तो जब आईसीएआई इस तरह के कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बनाता है ना, तो देखो उसने पहले ही करेक्ट दे दी, इसका मतलब बाकी तीन आपको रीड करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। लेकिन अभी अपन तो करेंगे, अपन तो करेंगे। आंसर पे क्यों नहीं है भाई? भाई क्यों नहीं है? बिल्कुल है। ब्रांच 1 12 है, उसका 10 है। लेकिन अपन बाकी भी करेंगे। तो ब्रांच 1 में 12 है, उसका 10 है। तो कह रहा है 23-24 में ब्रांच 2 की इन्वेंट्री मूव हुई है फास्ट। नहीं भैया, एक ही हुई है, अभी हम रीड कर आए हैं। तीसरा क्या कहता है? कंपैरिजन ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। कंपैरिजन मतलब जो हमने 4 साल का 3 साल का कंपैरिजन किया है, उसमें ब्रांच 2 स्ट्रॉन्ग थी, ब्रांच 1 स्ट्रॉन्ग थी। ब्रांच 2 स्ट्रॉन्ग थी, उसका 4 से 6 और 6 से 10 ऐसा कुछ था, देख लो ना। हाँ, 4 से 6 और 6 से 10, इसका 15 से 14, 14 से 12, तो ब्रांच 2 स्ट्रॉन्ग हुई है। तो क्या कह रहा है? कंपैरिजन के अंदर कंपैरिजन ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो ऑफ ब्रांच 2 ओवर ए पीरियड ऑफ ईयर में इंडिकेट दैट ब्रांच सेल्स हैव लाइकली टू बी वीक। कह रहा है ब्रांच 2 के अंदर हमें वीक नजर आ रहा है, नहीं ब्रांच 2 में तो हमें स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी गलत है। आंसर हमें पहले ही मिल चुका है। ब्रांच 1 के केस में क्या कह रहा है? सिचुएशन स्ट्रॉन्ग हुई है, नहीं ब्रांच 1 के केस में इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो गिरा है, तो वीक हुई है। तो इसने दोनों उल्टी। देखो बेटा, अगर किसी बच्चे को ये समझ भी ना आता तो जरूरत भी नहीं थी आईसीआई ने, क्योंकि आंसर पहले ही आपको इजी आंसर दे दिया। और आपको सिर्फ सही आंसर समझ आ जाए, गलत ना भी समझ आए तो चलेगा ना यार। वो बोल रहा है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, और अगर आपको करेक्ट समझ आ गई तो इनकरेक्ट ना भी समझ आए तो क्या फर्क पड़ता है? आंसर तो यही रहेगा ना। कुछ बच्चे की गलती क्या होती है मैं बताता हूँ। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, वो ना इस तरह के आंसर जब रीड करते हैं ना चारों, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहना क्या चाह रहा है। उनको ये ऑप्शन ही नहीं समझ आते, और उस वजह से फिर वो कंफ्यूज हो जाते हैं और टेंशन ले लेते हैं एग्जामिनेशन हॉल में। भाई वो बोल रहे हैं करेक्ट कौन सी है। जो नहीं समझ आ रही उनको 2 मिनट के लिए छोड़ दो, जो समझ आ रही है उसे रीड करो, हो सकता है वहीं से आंसर मिल जाए। ये मेरी बात ध्यान रखना, ये एक टिप है आपके लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ए इज द, ए था ना आंसर। ब्रांच 1 हैव मूव फास्टर, ब्रांच 2 हैव मूव फास्टर, कौन सी? एज कंपेयर टू ब्रांच 2। हाँ, तो 1 ही आंसर था ना, 1 का एक शायद ज़्यादा था। सर आप भूल रहे हो बार बार। हाँ 12, ए इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, कंसीडरिंग कंटेंट ऑफ ईमेल सेंट बाय कंपनी ऑडिटर टू मिस्टर डी। कंपनी ऑडिटर ने ब्रांच को ईमेल भेजी थी ना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज लाइकली टू बी इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। बताओ कौन सी स्टेटमेंट आपके हिसाब से, कौन सी स्टेटमेंट आपके हिसाब से ठीक है? Company auditor can advise Mr. D regarding certain significant accounting, auditing, and reporting requirement and ask him to provide representation as to compliance. Company auditor can advise Mr. D certain significant accounting, auditing, reporting requirement. However, asking him to provide representation as to compliance with them is breach of Mr. D independence. Company auditor cannot advise Mr. D. मैं नहीं पढ़ रहा भाई, एडवाइस कर सकता है, सबको पता है। कंपनी ऑडिटर कैन एडवाइज मिस्टर डी रिगार्डिंग सर्टेन सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट ओनली व्हेन मिस्टर डी मेक सच ए रिक्वेस्ट। आंसर दीजिए 4 का। भाई क्यों नहीं है पंकज जी, क्यों नहीं है? सेल होएगी तभी तो इन्वेंटरी मूव करेगी आपकी। 4 का ए बोल रहे हो आप? पढ़ लो, मैं दोबारा, मैंने ध्यान नहीं दिया। ये तो गलत हो गया था, ये भी गलत है। नहीं, आप उससे उससे इंश्योर करोगे और उससे एक क्वेश्चनेयर भी ले सकते हो कि आपने क्या क्या काम किया है। तो ए इज द आंसर, जो कि आप सबका ठीक है। 5th देखो बेटा, 5th देखो, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग रिजल्ट ऑफ एन। ये तो सेम क्वेश्चन रिपीट है, रिपीट। तो अब आपने बताना है 4 इंटू 2, 8 में से आपके कितने मार्क्स आए। ठीक है, तो 4 पहले 8 में से बताओ, और फिर मैं टेलीग्राम पे डाल रहा हूँ, वहाँ पे आपने टोटल बताना है। टोटल आज हमने कितने क्वेश्चन किए? 4। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था यार, मज़ा आ गया इस क्वेश्चन को करके। 4 प्लस यहाँ पे 5 थे ना, 5 9, और ऊपर भी शायद हमने 5 किए हैं। 6 थे लेकिन एक रिपीट था। हाँ 9 और 5 14। यहाँ पे आप अपने मार्क्स बताइए। 8 आउट ऑफ 8, क्या बात है। तो अभी आपने ना अपने 14 में से मार्क्स बताने हैं। जो बच्चे रिकॉर्डिंग में देख रहे हैं वो तो कमेंट सेक्शन में बता देना मेरे भाई, और जो लाइव देख रहे हैं टेलीग्राम पे मैं मैसेज डाल रहा हूँ शेयर योर मार्क्स। उससे फ़ायदा क्या होगा, मैं ना आपसे बात कर लूँगा। शेयर, और 8 बज गए, अब आप कमेंट भी कर सकते हो। शेयर योर मार्क्स इन लेक्चर 2 ऑफ केस बेस MCQs।
ठीक है, चलो जी, मैंने कमेंट कर दिया, जाके देखो। टेलीग्राम पे जाओ, वहां पे आपको मिल जाएगा। अपने मार्क्स वहां शेयर कर देना। आज के लिए इतना ही गाइज। आज हमने 1 घंटे 10 मिनट की क्लास लगाई है। आई होप यू गाइज एंजॉयड। कैसा लगा लाइव वालों, तुम बताओ जरा 2 मिनट, कैसा लगा आज का सेशन? मजा आया? सीखने को मिल रहा है कुछ? डेली प्रैक्टिस हो रही है क्या? खुद से कर पाते? जल्दी बताओ। और एक और बात मेरे यारों, मेरा नया बैच आ रहा है मई 25 के लिए, सितंबर 25 के लिए, और भी बहुत सारे अटेम्प्ट के लिए। तो आप उन बैचेस के बारे में, बेटा मैं लक्ष्य बाहर गया हुआ था, लक्ष्य कह रहा आपने कॉल नहीं किया, मैं बाबा बैद्यनाथ धाम गया था, कल रात को ही तो आया हूँ। ठीक है, तो बेस्ट था सर। तो ये 1 1 घंटे के सेशन ना जीवन बदल देंगे आपका। मजा आ गया, क्रेजी क्रेजी। तो अपने दोस्तों को सजेस्ट कर रहे हो क्लासेस के बारे में, या मेरा धंधा कम करने में लगे हो? जल्दी बताओ सर, आप बहुत पैसे कमा चुके हो, हम नहीं दे रहे आपको धंधा। धंधा बोलते हो, शर्म नहीं आती तुमको? मैं लगा हुआ हूँ सुबह उठ के तुम लोगों के साथ। दोस्तों को सजेस्ट कर रहे हो, जल्दी बताओ। सर मैंने तो अपने घर के बाहर लिखवा दिया है, ऑडिट खून में, सीए कपिल गोयल। आते जाते लोग पूछते हैं भाई ये क्या है, आप बोलते हो बस ऑडिट पढ़ लो, सीए बन जाओगे। मज़ा आ गया सर, बहुत। रोज ज्वाइन करो, जो रिकॉर्डिंग में देख रहे हैं भाई थोड़ा सा सेक्रीफाइस करो, सुबह उठना चालू करो यार, जीवन बदल जाएगा सुबह उठने से। ठीक है, कोशिश करो। चलो गाइस, आज के लिए इतना ही। मिलेंगे कल सुबह 7 बजे। मेहनत करते रहिएगा, क्योंकि मेहनत नहीं करोगे तो जीवन में कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर मेहनत करोगे तो जीवन में सब मिलेगा, और लोग आपको ऐसे देखेंगे, और जो लोग आपसे जलते हैं वो बहुत जलेंगे, और जो लोग आपसे प्यार करते हैं वो बहुत प्यार करेंगे आपकी तरक्की के साथ, और आपके दुख के समय के साथ आपके साथ खड़े रहेंगे। याद रखिएगा आज मेरी एक बात, ध्यान से सुनना जो मैं बोलने वाला हूं। आज अगर आप थोड़े से फाइनेंशियली वाइबल नहीं हो, आज आपकी जिंदगी में कुछ दिक्कतें हो सकती हैं, परिवार में कुछ दिक्कतें हो सकती हैं, तो आज जो लोग आपके साथ हैं, मेरी बात ध्यान से सुनना, उनके नाम लिख लो। वैसे तो लिखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, वो दिल में होने चाहिए। उनके नाम लिख लो कि ये लोग मेरे साथ हैं और ये लोग मेरे साथ नहीं है। साले जो नहीं है उनके तो पक्का लिख लो। मैं जो बोल रहा हूं याद रखना, जो लोग नहीं है उनके तो पक्का लिख लो, जो है वो आपके दिल में है उनके भी लिख लो। जैसे जिस दिन आप सीए बन जाओगे, वो लोग ना आपसे चिपेंगे। वो लोग हो सकता है सीए बनने के बाद 3 साल तक आपको याद ना करें, हो सकता है 3 साल तक आपको याद ना करें, लेकिन जब आपकी शादी होगी, जब आप बढ़िया घर लोगे, जब बढ़िया गाड़ी लोगे, जब आपका एक दिखेगा रुतबा, ठीक है, तो वो लोग ना आपसे चिपकेंगे। अरे पीयूष तिवारी भाई कैसे हो आप? बढ़िया यार, तुमने तो बड़ी मेहनत की है। श्रद्धा, लक्ष्य यार आप तो बड़े प्यारे हो, हमारा ये काम कर दो, हमें ये दे दो। तो आप बोलना चल साले भग यहां से। याद रखिएगा मेरी बात, कभी उनको अपने पास मत आने दीजिएगा, जो लोग आपके दुख के समय और आपकी जरूरत के समय आपके साथ नहीं थे। और जो लोग आपके आज साथ हैं उनको कभी छोड़िएगा नहीं। अगर उनको कभी किसी चीज़ की जरूरत भी हो फ्यूचर में, पैसे या किसी भी तरह की, आप उतनी सपोर्ट जरूर कीजिएगा जितनी अगर आपके पास वापस भी ना आए तो आपको कोई दुख ना हो, आपका प्यार हो। ठीक है, मैं आपको आज एक किस्सा सुना रहा हूँ, और वो किस्सा सुन के शायद आपको बड़ा अच्छा लगे। रियल लाइफ किस्सा है, अभी कुछ दिन पुराना, और बहुत ही जेन्युइन किस्सा है। मतलब मैं रो पड़ा और मैं रो दिया। गरिमा कह रही है भाई तुम रो क्यों रहे हो, मैंने मतलब तुम्हें रेयरली रोते हुए देखा है, वाई यू आर क्राइंग। किस्सा सुनना चाहोगे? क्वेश्चन सुनना चाहोगे? किस्सा सुनना चाहोगे? सर जरूर सुनना चाहेंगे, सुनाओ भाई। किस्सा कुछ ऐसा है, बात है जब मैं 4th क्लास में था। ठीक है, 6th में मान लो, 4th में मान लो, जो क्लास में मान लो, 6th के बाद की बात है। वैसे टू बी वेरी एग्जैक्ट 6th के बाद की बात है। जब मैं 6th क्लास के बाद था, मैं स्कूल मैंने छोड़ दिया था। आप में से पता नहीं कितने बच्चों को पता है, मैं स्कूल ड्रॉप आउट हूँ, मैंने स्कूल नहीं किया। ठीक है, 6 से 10 तक मैंने स्कूल नहीं किया है, 4-5 साल मेरा वेस्ट हुआ था। उसके बाद भी यहाँ बैठा हूँ आज। तो 6th क्लास में मैंने स्कूल ड्रॉप कर दिया था। ये पूरी स्टोरी अगर आप देखना चाहो यूट्यूब पे, मेरी लाइव स्टोरी है पूरी, 1-1.5-2 घंटे की, वो देख लेना। तो उस टाइम पे ना मेरा एक दोस्त बना। अब स्कूल छोड़ने के बाद जब दोस्त बनेंगे तो किस तरह के बनेंगे वो आपको ही पता है। तो वो एक मेरा दोस्त बना, बहुत प्यारा लड़का है वो, उसका नाम दीपू है। वो मेरा दोस्त बना, और वो रेडी लगाता था। रेडी समझते हो ना आप, एक मतलब वो सब्जियां बेचता था, और वो
आइसक्रीम बेचता था, इस तरह के वो काम करता था, रोड साइड पटरी पे सामान बेचता था, बट मेरा दोस्त बन गया। हम छोटे शहर से हैं तो सभी लोग हमारे दोस्त होते हैं, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, तो आप उस एंगल से प्लीज़ जज मत कीजिएगा किसी को। छोटे गाँवों शहरों में हर कोई एक दूसरे का दोस्त होता है, ठीक है। तो वो मेरा दोस्त बन गया और वो मेरी बड़ी मदद करता था उस टाइम पे। मदद इन द सेंस जैसे कि मैं उसी के साथ रहता था, साथ में खेलते थे हम। वो भी एक छोटी एज का ही लड़का था, मुझसे शायद एक आध साल बड़ा था उस टाइम पे, लेकिन वो काम करता था, उसके फाइनेंशियल घर की कंडीशन कुछ इसी तरह की थी। तो मुझे आइसक्रीम खिलाता था, अपने साथ घुमाता था। वो फिजिकली काफ़ी फिट था, काफ़ी अच्छा था वो। और वो पंजाबी था, मैं बनिया, वो पंजाबी, ठीक है। तो मेरे को बड़ा सपोर्ट करता था, मेरे को हमेशा प्रोटेक्ट करता था। तो हमारी दोस्ती काफ़ी अच्छी खासी चली, और 10th क्लास के बाद वो लोग हमारे शहर से किसी दूसरी जगह पे चले गए, मूव हो गए। और 10th क्लास के बाद टचवुड मैंने भी पढ़ना चालू कर दिया। 10th में मैंने पढ़ना चालू कर दिया, या 10th के बाद मैंने ही पढ़ना चालू कर दिया। तो मेरा सारा टच जितने भी मेरे होम टाउन के लोग थे सबसे छूट गया। आज शायद मैं वहाँ पे किसी को जानता भी नहीं हूँ, एक्सेप्ट जो मेरे दोस्त लोग थे उनको छोड़कर। मैं शहर में घूमता भी नहीं हूँ। तो मेरा सबसे टच छूट गया, और मैं पढ़ाई में लग गया, मैं सीए बन गया, अमेरिका चला गया। इन बातों को कितने साल हो गए अगर आप अंदाज़ा लगाओ तो, मतलब सोच रहे हो। ये अगर मैं 10th भी पकड़ लूँ लास्ट, अगर हम 10th में भी एक साथ थे, तो ये बातें हैं 2004 और 5 की। तो मोटा मोटा 20 साल, 20 साल से मेरा दीपू के साथ कोई कांटेक्ट नहीं था। 20 साल से मैंने ना ही उसको देखा था। मैं भूला नहीं था, मुझे अगर बचपन की दोस्तों की लिस्ट बनाई जाए तो उसका नाम आता, ठीक है, ऐसा था। इस दिवाली पे उसका मेरे पास फ़ोन आता है 20 साल के बाद, ठीक है। और नॉर्मल फ़ोन आता है, और वो मुझे कहता है कपिल सर बोल रहे हैं। आप ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत ही ना, मैं बताऊंगा महेंद्रगढ़ में कौन से एरिया में रहते हैं। वैसे मैं पब्लिक नहीं करना चाहूँगा ये चीज़। पीयूष तिवारी, अगर आप महेंद्रगढ़ से ही हैं तो मैं किसी को क्यों बोलूँ कि यार, आप, ये मैं पब्लिक नहीं करना चाहूँगा, और मैं चाहूँगा आप भी दिमाग ना लगाएं, आप भी सर्च ना करें, ठीक है। तो उनका 20 साल बाद मेरे पास फ़ोन आया, क्योंकि अच्छा नहीं लगता ना, आप छोटा सा शहर है महेंद्रगढ़, आप जाके बात करोगे, अरे आप कपिल सर के दोस्त, तो आपने फ़ोन किया था, मैंने आपकी स्टोरी सुनी है, इट्स नॉट लुक गुड, राइट। तो पीयूष तिवारी, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे होम टाउन से हैं तो ये ना कीजिएगा, ठीक है। आप आइडेंटिफाई कर लेंगे क्योंकि बहुत छोटा सा शहर है। तो उनका मेरा फ़ोन आया, और वो कहते हैं आप कपिल सर बोल रहे हैं। मैंने कहा हाँ जी बोल रहा हूँ, बोलिए। कह रहे हैं कपिल सर, मैं आपका ना बचपन का दोस्त बोल रहा हूँ, दीपू। आप शायद भूल गए होंगे सर। मैंने सबसे पहली बात तो सोचा कि अगर दीपू बोल रहा होता तो वो मुझसे इस तरह से बात ना करता। लेकिन समझ रहे हो, 20 साल बाद उसका फ़ोन आया था। मैंने कहा यार भाई, मैं आपकी आवाज़ तो नहीं पहचान पा रहा हूँ, लेकिन आप एक काम करो, मैं वीडियो कॉल करता हूँ, और वीडियो कॉल पे मैं देखता हूँ कि आप मेरे दोस्त दीपू ही बोल रहे हो क्या। तो मैंने तुरंत वीडियो कॉल मिलाया, और मैंने उसका फेस देखा आफ्टर 20 ईयर्स। एक बच्चे का फेस आज डेफिनेटली जिस तरह का मैं हूँ, मेरी एज के एक पर्सन की तरह था, बट बहुत ही डल था, बहुत ही गरीब फेस था। तो जब मैंने उसका फेस देखा, यस, आई रिकग्नाइज्ड कि ही इज़ माई फ्रेंड, ठीक है, ही इज़ माई ओल्ड चाइल्डहुड फ्रेंड। और उसने तुरंत वीडियो कॉल कट कर दिया, एंड आई अगेन कॉल्ड हिम। मैंने कहा यार यस यू आर दीपू, लेकिन भाई तुम इस तरह से बात क्यों कर रहे हो। मतलब मैं पूरा दोस्ती यारी की तरह बात कर रहा था। मैंने कहा दीपू भाई तो इस तरह से क्यों बात कर रहे हैं मुझसे सर, और ये फलाना ढिमकाना। मैंने कहा गाली दे दो चार, और इस तरह से बात कर ताकि मेरे को लगे हाँ तू मेरा दोस्त है। बोला नहीं नहीं सर, आप बड़े आदमी हो गए हो, आप पढ़ लिए, आप ये हो गया वो। आई रियली टच्ड, ठीक है। मैंने कहा देख दीपू, तूने 20 साल बाद मेरा नंबर निकाला है, कहीं से नंबर लिया है, डेफिनेटली तुझे कोई प्रॉब्लम है, तूने याद किया है। ही क्राइड अ लॉट, ही क्राइड अ लॉट, कि भाई मैं तुम्हें बिल्कुल भी फ़ोन नहीं करना चाहता था, बट ही वॉज इन टू सम प्रॉब्लम, ठीक है। उसकी बेटी बीमार थी दिवाली के आसपास, तो ही नीड सम फंड्स और ये सब, ठीक है। तो अब मैं उस टाइम पे ये भी बोल सकता था नहीं दे रहा यार, लेकिन ही वॉज माई फ्रेंड, ठीक है, मतलब, और वो मेरे साथ था जब भी मेरे को ज़रूरत थी। तो मैंने उसको जो भी उसे ज़रूरत थी वो ज़रूरत की, और मैंने उसे बोला कि जब भी मैं महेंद्रगढ़ आऊँगा, जस्ट टेल मी कि मैं किस तरह से मदद कर सकता हूँ। तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं अपने दोस्त को एक अच्छी सी लाइफ उसको दे पाऊँ, डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी तरह से मैं सपोर्ट कर पाऊँ। तो ना, मैं आपको यही बोलना चाहूँगा कि आप अपने उन दोस्तों को, उन परिवार वालों को ज़रूर हमेशा अपने साथ रखें जो आज आपके साथ खड़े हैं, और जो आज आपके साथ नहीं है ना। मेरे पास ज़्यादा लोग आज मेरी लिस्ट में वो हैं जो हमारे बुरे वक्त में हमारे साथ नहीं थे, और अब आप यकीन मानिएगा वो मेरे पास बहुत आते हैं मदद के लिए। मैं उनको उतना तो मदद करता हूँ, उतना तो मैं बुरा नहीं हूँ
कि जितना मैं मतलब मेरे को लगता है कि चलो ठीक है यार, मंदिर में दान कर रहे हैं, इधर दे दो, कोई बात नहीं। लेकिन एक्सेसिवली मतलब वो रो देते हैं ना, तो भी मैं मदद नहीं करता, क्योंकि लिटरली बता रहा हूँ, मैं एक ऐसे फेज से यहाँ पर आया हूँ, आप बच्चों को शायद मेरी लाइफ स्टोरी नहीं पता, मैं ऐसे फेज से यहाँ पे आया हूँ जहाँ हम पूरे 50 रुपए में या 40 रुपए में मैं दिल्ली में रहकर मैनेज करता था। शायद एक टाइम की मैं मील भी स्किप करता था कि मुझे पैसे कम खर्च करने हैं। और आज मेरे पास, भगवान ने सब सही रखा तो 100 करोड़ रुपए हो जाएंगे अगले 3 साल के अंदर। 30 बोलने वाला था, 3 साल में, 3 से 4 साल में आई विल हैविंग ए नेटवर्थ ऑफ ₹100 करोड़। और एक टाइम पे मेरे पास, यकीन मानेगा, 100 रुपये नहीं हुआ करते थे पढ़ाई करने के लिए। मैं तरसता था कि कहीं से मुझे किताबें मिल जाएं, कहीं से मुझे क्लासेस मिल जाए, कहीं से मुझे बस का किराया मिल जाए। तो मैं सिर्फ आपको ये इसलिए सुनाई है मैंने स्टोरी कि आप लोग मेहनत करें, क्योंकि पढ़ाई, एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है जो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है, आपके परिवार की ज़िंदगी बदल सकती है, आपके आसपास के लोगों की ज़िंदगी बदल सकती है। लेकिन उसके लिए आपको ढेर सारी पढ़ाई और सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। अब वो आपको डिसाइड। आज के लिए आई होप ये काफ़ी एक अच्छा मोटिवेशनल मैसेज रह गया। तो आई लिटरली क्राइड। तो अग्रिमा, मतलब जब मैं रोया क्यों, ये भी मैं बता देता हूँ मैं रोया क्यों। मैंने फ़ोन रख दिया, मैंने अपने होम टाउन में मेरे एक दोस्त को फ़ोन किया, मेरे तो और बाकी दोस्त भी हैं जो आज ही वहीं हैं, मैंने उसको फ़ोन किया, मैंने कहा एक ऐसे ऐसे लड़का आएगा, तुम लोग नहीं जानते हो, बट उसकी इस तरह से मदद करनी है। तो वो मदद हो गई, वो मैटर क्लोज हो गया। बट आई क्राइड। वाई आई क्राइड? अग्रिमा ने मुझसे पूछा, मैं सोफे पे बैठा हुआ था, अग्रिमा ने मुझसे पूछा यार तुम किससे बात कर रहे थे, समझ नहीं आया, और तुम बड़े इमोशनल से तरीके से बात कर रहे थे। तो मैंने अग्रिमा को कहा यार, मैंने कहा कि मेरा एक दोस्त था एंड ही वाज सो गुड इन द चाइल्डहुड, मतलब मेरे बचपन में वो इतना अच्छा था और आज उसकी ये हालत है। मतलब तो आई क्राइड कि मतलब मेरे दोस्त की हालत ऐसी क्यों है। ठीक है, तो बोली यार तुम, मतलब लिटरली मैं तुम्हारे दोस्त से मिलना चाहूँगी, क्योंकि मैं उसको नहीं जानती हूँ जिसके लिए तुम रो पड़े हो। मतलब जनरली हम रोते नहीं हैं इतना। रोना भी अच्छी बात है, मैं ये नहीं कह रहा रोना बुरी बात है, बट किसी के लिए रोना, समझ रहे हो, आई टच्ड। चलो गाइस, बाय बाय, टेक केयर। श्याम बाबा की कृपा, मम्मी की कृपा। मैं तो देखो अपने, मैं बोलता हूँ भगवान शंकर। मैं कल भी बैद्यनाथ धाम गया था बचपन, 5 साल की उम्र में मैंने पहली पैदल कावड़ चढ़ाई थी वहाँ पे। शायद आप बच्चों को नहीं पता है। आप लोग सोच सकते हो सर झारखंड में बैद्यनाथ धाम कैसे पहुँच गया। जब मैं 5 साल का छोटा बच्चा था, बड़ी शरारत करता था, सुल्तानगंज से पैदल चल के बाबा बैद्यनाथ धाम कावड़ चढ़ाई हुई है मैंने लगातार 6-7 साल तक मेरे पिताजी के साथ। तो शिवजी भगवान, कृष्ण भगवान, मतलब ये ना भक्ति भाव जो परिवार ने हमारे अंदर डाली है, मम्मी पापा ने डाली है, ये बहुत 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 स्ट्रॉन्ग रोल प्ले करती है हमारे जीवन के सक्सेस में। क्योंकि हमें कभी भी गलत भटकने ही नहीं देती, कभी भी कुछ गलत करने ही नहीं देती, कभी भी गलत कामों में पड़ने ही नहीं देती। इसलिए मैं कहता हूँ भक्ति से हर इंसान को कनेक्टेड रहना चाहिए। इसलिए नहीं, इस डिबेट पे नहीं जाना भगवान है नहीं है भाई। भक्ति करने से, भगवान के मंदिर जाने से, आराधना करने से आपका दिमाग बहुत सही रहता है, सही काम करता है। ये चीज मेरी याद रखिएगा। चलो जी, बहुत हो गया आज के लिए। बाय बाय गाइस, टेक केयर, कीप एंजॉयिंग गॉट इट विद कपिल। जय हिंद दोस्तों, क्या बात है। मिलेंगे कल दोबारा से लाइव सेशन में सुबह 7 बजे। अच्छे से जीवन में अच्छे काम कीजिएगा और आगे बढ़ते रहिएगा। आज के लिए इतना ही। लोट्स ऑफ लव फॉर यू फॉर ज्वाइनिंग द सेशन. I pray to God you will score 90+ marks in audit and you will soon become chartered accountant in your life. Thank you.